नानजियांग में भूमिगत गहराइयों में सैकड़ों कल्टीवेटर्स कुनवु पहाड़ की सील के उद्घाटन के चारों ओर एकत्रित थे। भ्रम गठन के विस्फोट के कारण 10 मीटर का उद्घाटन अस्थिर हो गया था। इससे चांदी की रोशनी लगातार बढ़ रही थी, मानो लहरें इसके चारों ओर की हर चीज पर भटक रही हों। वहां कई भटकते हुए कल्टीवेटर्स और छोटे सेक्ट के लोग थे जो दूर से हो रही घटनाओं को देख रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन कई समूहों का होना था जो उद्घाटन के पास एक गतिरोध में एकत्रित थे। उनमें से एक महिलाओं का एक दल था जिनके चेहरे युवा और सुंदर थे। उनकी पन्ना हरी पोशाकें और आभूषण उन्हें नानजियांग के मूल निवासी बताते थे। उनमें से एक एल्डर के पास मध्य नासोन सोल कल्टीवेशन थी जिसका चेहरा साधारण था, और उनकी दूसरी एल्डर के पास प्रारंभिक नासोन सोल कल्टीवेशन थी, हालांकि वह छोटी और अधिक सुंदर थी। ये महिलाएं उन पुरुषों के एक समूह का सामना कर रही थीं जो 30 के दशक में दिखाई देते थे। अजीब बात यह थी कि उनमें से एक हिस्सा काले वस्त्र पहने था और दूसरा हिस्सा सफेद। उनका नेतृत्व 5 नासोन सोल कल्टीवेटर्स का एक समूह कर रहा था। इनमें गे त्यानहाओ और एंडले स्काई सेंटेस लिनपिंग शामिल थीं, लेकिन सबसे उल्लेखनीय वह सुरुचिपूर्ण युवक था जो सेंटेस के साथ खड़ा था। उसकी आध्यात्मिक की के उतार चढ़ाव से वह स्पष्ट रूप से एक डेढ़ नासोन सोल कल्टीवेटर था। वह एंडले स्काई प्लेन्स का ग्रैंड इमोर्टल शू था। जहां तक आखिरी समूह का सवाल था, वह सबसे छोटा था, जिसमें 3 नीले वस्त्र पहने कल्टीवेटर्स थे, जिनका नेतृत्व एक सफेद बालों वाला दाओइस्ट कर रहा था जिसका स्वभाव अलौकिक था। वह एक डेढ़ नासोन सोल कल्टीवेटर था जिसे मास्टर सेबल के नाम से जाना जाता था। मास्टर सेबल ने हरे वस्त्र पहने मध्य नासोन सोल महिला की ओर कड़वे भाव के साथ देखा और कहा, लेडी मू, आपके प्रतिष्ठित सेक्ट को इस झगड़े में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको तुच्छ नहीं समझता, बल्कि मुझे डर है कि अगर इस खतरनाक यात्रा के दौरान कुछ भी हो गया तो आपका इमोर्टल फॉर्म सेक्ट बहुत नुकसान उठाएगा। हमारी पिछली मित्रता के कारण मैं आपको हर संभव प्रयास कर रहा हूँ आपको रोकने के लिए। उसके स्वर से स्पष्ट था कि वह उस महिला से काफी लगाव रखता था। लेडी मून ने उदासीनता से जवाब दिया, मास्टर सेबल, भले ही हाई जेनिथ सेक्ट राइचियस डाउ का सबसे बड़ा सेक्ट है, आप इतना घमंड नहीं दिखा सकते। सील स्पष्ट रूप से मेरे सेक्ट के अधिकार क्षेत्र में है। आप मुझे प्रवेश करने से कैसे रोक सकते हैं? मेरा सेक्ट खतरे पर भी ध्यान नहीं देता। महिलाओं का समूह सील के निकट सबसे बड़े सेक्ट इमोर्टल फॉर्म सेक्ट से संबंधित था। उनकी प्रसिद्धि सेक्रेड पॉइजन सेक्ट से भी अधिक थी। इसके अधिकांश शिष्य महिलाएं थीं, लेकिन इसकी अधिकांश प्रसिद्धि उनके अवरोधन योग्य शापों अनब्लॉकेबल कर्सेस की भयंकर और पाप शक्ति से आती थी। कहा जाता है कि वे हजारों किलोमीटर दूर किसी को भी मारने में सक्षम थीं। अक्सर ऐसी खबरें आती थीं कि जो कोई भी उनके सेक्ट को नाराज करता था, वह कितना भी दूर भागे उसकी मौत हो जाती थी। इसने कल्टीवेशन की दुनिया में भय पैदा कर दिया था और कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी प्रसिद्ध हस्तियों में से एक लेडी मू थी, जिन्होंने कहा जाता था कि एक ही दिन में 3 समान श्रेणी के कल्टीवेटर्स को अलग अलग स्थानों पर मार डाला था। अतीत के कृत्यों से उनका मास्टर सेबल के साथ भी कुछ परस्पर झगड़ा था। फिर भी ग्रेट जिन के सबसे शक्तिशाली आकृतियों में से एक होने के बावजूद मास्टर सेबल को पूरी नम्रता से कार्य करना पड़ा। ये कहे जाने के बाद गे त्यानहाओ ने बीच में बात काटी, फेलो डाओइस्ट सेबल, मैं दूसरों की परिस्थितियों का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन हमारा यिन शिफ्टिंग सेक्ट अंदर जाएगा। गे त्यानहाओ एंडले स्काई प्लेन्स के कल्टीवेटर्स के साथ था और उसके अपने सेक्ट के 2 एल्डर्स भी उसके साथ थे। जब उसे सील के बारे में पता चला तो वह जल्दी से आ गया था। अब जब उसे समझ आ गया कि उसके दल की ताकत हाई जेनिथ सेक्ट के बराबर है, तो वह आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। मास्टर सेबल उनके शब्दों से नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने सील के उद्घाटन से निकलने वाली चांदी की रोशनी को देखा। फिर उसने उदासीनता से कहा, अगर फेलो डाओइस्ट के अंदर जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। वास्तव में मुझे गुप्त जानकारी मिली थी कि इस सील का उद्घाटन मानव द्वारा किया गया था। हालांकि मैं नहीं जानता कि अंदर क्या है, लेकिन मैं इसे अच्छा नहीं समझ सकता। इसके अलावा मेरे रास्ता रोके बिना भी उद्घाटन अस्थिर हो गया है। लेडी मू और गे त्यानहाओ चुप हो गए। ये समस्या आसानी से हल नहीं होने वाली थी। उद्घाटन पर ऊर्जा के हिंसक उतार चढ़ाव के कारण प्रवेश करना बेहद खतरनाक हो जाता था। लेडी मू ने अपने माथे से बालों की एक लट को हटाया और धीरे धीरे कहा, हमारे इमोर्टल फॉर्म सेक्ट ने हाल ही में एक सन मून शटल प्राप्त किया है। इसे हमला और बचाव दोनों में उपयोगी एक दुर्लभ खजाना माना जा सकता है। मेरी जूनियर मार्शल सिस्टर और मैं मिलकर प्रयास करने को तैयार हूँ। मास्टर सेबल ने आश्चर्य से कहा, तुमने वास्तव में सन मून शटल प्राप्त किया? ये 3 महान शटल खजानों में से एक है। ये केवल अनजाने में मिली एक चीज थी, लेडी मू ने उदासीनता से कहा। मैं सोच रही थी कि इसे हमारे सेक्ट का विरासत खजाना बनाया जाए। मास्टर सेबल ने सिर हिलाया और कहा, ऐसी स्थिति में मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आप जैसे चाहें वैसे करें। जहाँ तक मेरी बात है, मैं प्रवेश करने से पहले 2 दिन और प्रतीक्षा करूँगा। 2 दिन? क्या आपने कहा नहीं था कि आप प्रवेश नहीं करने वाले?
गे तियानहाओ ने संदेह के एक निशान के साथ पूछा। मास्टर सेबल ने अपनी दाढ़ी को घुमाया और कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद हेवनली डेविल्स एक्ट के भाई सेवनवेंडर्स आएंगे। उनकी स्पिरिट टॉर्टोइस कैरेज के साथ हमें सील में प्रवेश करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दाओइस्ट सेवनवेंडर्स आ रहे हैं, गे तियानहाओ ने चौंक कर कहा। मास्टर सेबल ने आराम से कहा, सही है, मुझे एक गुप्त रिपोर्ट मिली है कि यह मामला राइटियस और डेविलिश दाओ दोनों से जुड़ा है। फेलो दाओइस्ट सेवनवेंडर्स और मैंने प्रभार संभाला है और हमने नानजियांग के पास अलग अलग मामलों की जांच की है। मैं सुराग ढूंढने में कामयाब रहा हूं और मैंने भाई सेवनवेंडर्स से मदद मांगी है। अगर रिपोर्ट सच है तो मुझे विश्वास है कि यह अकेले में संभालने के लिए बहुत खतरनाक होगा। जब उसने सुना कि दाओइस्ट सेवनवेंडर्स व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं तो उसका चेहरा खराब हो गया। उदास चुप्पी के एक पल के बाद उसके होंठ हिले और उसने एंडले स्काई सेंटेस और ग्रैंड इम्मोर्टल शू को आवाज संचरण भेजा। ग्रैंड इम्मोर्टल शू का चेहरा अपरिवर्तित रहा, लेकिन एंडले स्काई सेंटेस ने तनाव से त्योरी चढ़ा दी। जब गे तियानहाओ ने ये देखा तो उसने तुरंत कुछ और संदेश भेजे और इम्मोर्टल शू ने अंततः सिर हिलाया। जहां तक एंडले स्काई सेंटेस का सवाल था, उसने एक पल हिचकिचाने के बाद चुप रहने का फैसला किया। गे तियानहाओ का चेहरा शांत हो गया और उसने निर्णायक स्वर में कहा, फेलो दाओइस्ट सेबल के स्वर से लगता है कि सील के साथ कोई बड़ी समस्या है। हालांकि मेरे सेक्ट का ग्रैंड एल्डर पहले ही अंदर प्रवेश कर चुका है, मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि मेरे पास सन मून शटल और स्पिरिट टॉर्टोइस कैरेज के स्तर का कोई खजाना नहीं है, लेकिन मुझे प्रयास करना होगा। मास्टर सेबल ने एक पल के लिए ग्रैंड इम्मोर्टल शू की ओर देखा और शांत चेहरे पर हंसते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें आत्मविश्वास है और मैं इतना असभ्य नहीं हूँ कि तुम्हें रोकूं। अगर तुम्हारे पास गुजरने की क्षमता है तो कृपया आगे बढ़ें। ऐसा लगता था कि बूढ़े दाओइस्ट को उनकी पार्टी में एंडले स्काई कल्टीवेटर्स की पहचान पता थी। ऐसी स्थिति में मैं इनकार नहीं करूंगा। गे तियानहाओ हंसा और अपनी तरफ मुड़कर बोला, फेलो दाओइस्ट शू, मुझे आपको तकलीफ देनी होगी। चूंकि भाई गे ने अनुरोध किया है, मैं कोशिश करूंगा। इम्मोर्टल शू ने अपनी कमर पर लगे स्पिरिट बीस्ट पाउच को थपथपाया और उसमें से रोशनी फैल गई, जिससे एक इंद्रधनुषी मोर प्रकट हुआ। यह 1 मीटर लंबा था और उसके पंखों पर प्रकाश के छल्ले फैले हुए थे, जो एक चकाचौंध दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। एक कीन स्पिरिट पीकॉक। मास्टर सेबल ने आश्चर्य के एक निशान के साथ अपनी आंखें सिकुड़ी। बिल्कुल सही, इसकी जन्मजात इंद्रधनुषी रोशनी सांसारिक आध्यात्मिक की को अलग करने में सक्षम है। हम उसी का उपयोग प्रवेश करने के लिए करेंगे। अगर आप हमें माफ कर दें तो हम पहले अंदर जा रहे हैं। मोर ने एक स्पष्ट चीख निकाली और सील के उद्घाटन से निकलने वाली चांदी की रोशनी में घुस गया। फिर उस दल के प्रत्येक सदस्य ने अपने स्वयं के सुरक्षात्मक जादू खजाने निकाले और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर कूद पड़े। पल भर में वहां केवल निम्न श्रेणी के अनुयायी और शिष्य ही बचे थे। उन सभी को ये देखने के बाद कि वे बिना किसी समस्या के अंदर चले गए, उनके समूह के बाकी लोग जल्दी से चले गए जिन्हें पहले आदेश दिए गए थे। थोड़ी देर बाद वहां केवल मास्टर सेबल का समूह और इम्मोर्टल फॉर्म सेक्ट ही बचा था। लेडी मू ने एक पल के लिए विचार किया और घूमकर कुछ आदेश दिए। महिला शिष्य फिर बिखर गए। उनके जाने के बाद लेडी मू ने अपनी जूनियर मार्शल सिस्टर की ओर मुड़कर सिर हिलाया, सन मून शटल को छोड़ो। जी, युवती ने अपने स्टोरेज थैले को थपथपाया और हवा में एक चमकदार चांदी का शटल उछाल दिया। उसी समय लेडी मू ने अपनी आस्तीन लहराए और एक सुनहरी धारा छोड़ी। अचानक चांदी और सुनहरी धाराएं हवा में बाहर निकली और एक दूसरे में घुलकर एक हो गईं, और एक विशाल 3 मीटर ऊंचा सुनहरा चांदी का शटल बन गया जिसमें एक आश्चर्यजनक आभा थी। जाओ, उसने एक चीख मारी और जल्दी ही दोनों महिलाएं आगे बढ़ीं और विशाल शटल में गायब हो गईं। फिर यह चमका और हवा में घूमकर सील के उद्घाटन में शूट हो गया। मास्टर सेबल ने उन्हें अंदर जाते देखकर एक अजीब अभिव्यक्ति बनाई और बड़बड़ाया, मेरे कहने के बावजूद तुम अभी भी प्रवेश करने पर अड़े हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मुझे दोष नहीं देना। जल्द ही उसने अपने पीछे खड़े 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की ओर हाथ लहराया और तीनों आराम करने के लिए बैठ गए। एक देर नासोन सोल कल्टीवेटर के उद्घाटन की रक्षा करने के कारण दूरी पर खड़े अन्य लोगों के चेहरे निराशा से भर गए। ... कुनबु पहाड़ के शीर्ष पर उस उदास हवा में एक अविश्वसनीय रूप से विशाल वस्तु हवा में स्थिर तैर रही थी। उस पर अनगिनत प्रतिबंध ताबीज रिस्ट्रिक्शन टैलिस्मन्स लगाए गए थे। इसके अलावा घने जंजीरों के कुंडल भी इसे बांधे हुए थे। ये सभी ताबीज बड़ी चमक के साथ चमक रहे थे, जो स्पष्ट करते थे कि ये सभी बहुत शक्तिशाली थे। जहां तक जंजीरों का सवाल था, वे काली रोशनी में चमक रही थीं और धीमे धीमे खून के निशान रिस रही थीं। ताबीजों और जंजीरों के अलावा इस विशाल वस्तु के चारों ओर हजारों हथेली के आकार के दर्पण थे। प्रत्येक दर्पण पीली किरणों को प्रतिबिंबित करता था और वे सभी मिलकर एक अजीब जादू गठन बुनते थे जो उसे ढांपे हुए थे। आसपास का सारा स्थान ढेर सारे स्तरित प्रतिबंधों से भरा हुआ था, जो हवा को मध्यम रोशनी से चमका रहे थे।
वस्तु स्वयं एक छोटे पहाड़ के आकार की थी और उसमें किसी भी तरह के बदलाव के कोई संकेत नहीं थे। अगर सतह पर मध्यम उतार चढ़ाव न होता तो कोई इसे मृत समझ बैठता। इसके विपरीत इसके ठीक बगल में एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। ये दुनिया हरी भरी थी और हर तरह के पौधों से सराबोर थी। घनी आध्यात्मिक की स्पिरिचुअल चीख का तो जिक्र ही न करें। और बिल्कुल केंद्र में 1 किलोमीटर चौड़ा एक सुंदर महल था। दूर से ये पूरी तरह से बंजर प्रतीत होता था, लेकिन अगर कोई इसे ऊपर से देखता तो वह पाता कि महल वास्तव में एक विशाल जादू गठन के केंद्र में था। महल के पास 81-30 मीटर ऊंचे वेदिकाएं ऑल्टर्स बनाई गई थीं, जो गठन के अनुसार विभिन्न स्थानों पर रखी गई थीं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि सभी वेदिकाओं पर 10 मीटर ऊंची सफेद जैद से बनी एक मूर्ति स्थापित थी। ये पत्थर के आदमी सुनहरे कवच पहने हुए थे और उनके हाथों में बड़े सुनहरे ब्लेड थे जो महल की ओर इशारा कर रहे थे। उनकी अभिव्यक्तियां गंभीर और जीवंत थीं। हालांकि पूरा क्षेत्र पूरी तरह से शांत था, मानो ये दृश्य हजारों वर्षों से अछूता रहा हो। सेवन स्टार मर्टल फॉर्मेशन अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया था और विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं। ये गठन के ढहने का एक महत्वपूर्ण क्षण था। क्षेत्र के चारों ओर फैले विशाल कोहरे से बैंगनी प्रकाश के साथ स्तंभ आकाश की ओर उठ रहे थे। कमीने गरज की मध्यम आवाजें और घनी बिजली की चापें कभी कभी स्तंभों से निकलकर प्रतिबंध के विभिन्न हिस्सों पर प्रहार करती थीं। कोहरा इतना घना हो गया था कि उसने दृष्टि को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था और कभी कभी उसमें से आत्मा को कंपा देने वाली भूतिया चीखें निकलती थीं। जायम अब बिजली की लपटों में लिपटा हुआ था और वह शांति से एक पास के स्तंभ की ओर बढ़ रहा था। ऐसा करते समय आसपास के कोहरे से बड़े अजगर पाइथन्स सामने आते और तुरंत हमला करते, लेकिन उसे घेरे हुए बिजली ने उन्हें आसानी से तितर बितर कर दिया। हालांकि इस पर वह थोड़ा भी खुश नहीं दिखता था, क्योंकि अजगर अपनी निरंतर हमले जारी रखे हुए थे। उसके सिर के ऊपर कभी कभी चांदी सफेद बिजली चमकती थी, लेकिन वह इसकी आवृत्ति या शक्ति की परवाह नहीं करता था। जब भी यह उस पर गिरने वाली होती तो वह बस हाथ की एक लहर से इसे अपने बगल में मोड़ देता था। अचानक उसके पीछे से 2 लगभग असुनी सनसनाहट की आवाजें आईं। त्योड़ी चढ़ाकर उसने अपना हाथ फड़काया और सुनहरी बिजली की 2 चापें निकली, जिसके बाद जले हुए मांस की गंध आई। जयान ने सिर मोड़ा और उसने मुट्ठी भर आकार के 2 ततैया वॉस्प्स देखे। उनके शरीर काले जल चुके थे और वे जमीन पर गिर पड़े थे। उनमें सबसे आकर्षक चीज उनकी पूंछ से निकलने वाले 3 इंच लंबे दंत थे। फिर भी उसने पहले ही ऐसे कीटों में से 40 को आसानी से मार दिया था। शुरू में उसने उनका सामना अपनी फुर्तीली उड़ने वाली तलवारों से किया, लेकिन अब उसने डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग का सहारा लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास इतनी अधिक बिजली थी कि वह इसे बर्बाद कर सके, बल्कि विशाल ततैया उसकी तलवारों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि ततैये का जहर कितना विषैला था, लेकिन उनका हरा खून बहुत अधिक संक्षारक करोसक था और संपर्क में आते ही उसकी तलवारों की आध्यात्मिक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता था। चूंकि वह उनका उपयोग ततैयों को मारने के लिए नहीं कर सकता था, उसने कम श्रेणी की अग्नि गोले और बर्फ की सूची तकनीकों की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सौभाग्य से उनका बिजली के प्रति बहुत कम प्रतिरोध था और उन्हें बिना अधिक खर्च किए आसानी से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा कभी कभी कुछ लाल बल्ले क्रिम्सन बैट्स भी हमला करते थे। वे एक सामान्य बल्ले की तरह दिखते थे, लेकिन तलवार की रोशनी का उन पर ज्यादा असर नहीं होता था। वह केवल अपनी तलवारों की वास्तविक धार से ही उन्हें काट पाता था, और भी तो उनका मांस एक पल के लिए प्रतिरोध करता था, जिससे जयान को बहुत झटका लगा। उसकी बांस क्लाउडस्वर्म स्वॉर्ड्स, बैम्बू क्लाउडस्वर्म स्वॉर्ड्स, ऑरिक एसेंस से भरने के बाद अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। ये तथ्य कि उसकी तलवारों को बल्लों को काटने में भी देरी हुई उनकी कठोरता का प्रमाण था। लेकिन किसी भी मामले में ये ततैये और बल्ले दुनिया में शायद ही देखे जाने वाले आध्यात्मिक जानवर थे और इन्हें प्रशिक्षित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। ये स्पष्ट था कि उन्हें पालने में काफी प्रयास किया गया था, लेकिन बिना किसी नियंत्रण के उनकी संभावित शक्ति का आधा भी प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था। ऐसा लगता था कि उनसे आगे जा रहे कल्टीवेटर्स उन्हें रोकने के लिए बड़ी कीमत चुका रहे थे। जैसे जैसे ये विचार उसके दिमाग में आए, वह बैंगनी प्रकाश के स्तंभ से लगभग 30 मीटर की दूरी पर पहुंच गया और जल्दी ही वह इसे नष्ट कर सकता था। लेकिन तभी जादू गठन के प्रवेश द्वार पर एक विशाल बैंगनी बांस अचानक स्तंभ के चारों ओर फिर से प्रकट हुआ। वे तेजी से उसके चारों ओर बढ़े और उसे एक घने बांस के जंगल में घेर लिया। पास में स्थित प्रकाश का स्तंभ पूरी तरह से गायब हो गया था। जयान ब्रह्म प्रतिबंधों के प्रकट होने पर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। जब तक उसका सामना पहले जैसे शीर्ष श्रेणी के भ्रम से नहीं होता, यह उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकी और बैंगनी बांस धुंधला गया, जिससे वहां मूल रूप से स्थित प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। फिर अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ 8 उड़ने वाली तलवारें बाहर निकली और हवा में घूमकर एक स्पष्ट ध्वनि निकाली। रोशनी की एक चमक में एक घनी तलवार की चमक ने स्तंभ के निचले हिस्से को काट दिया।
एक विशाल विस्फोट के साथ इसका आधार गायब हो गया। लगभग उसी समय उसे घेरने वाला बैंगनी बांस का जंगल पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे 400 मीटर से अधिक की सफेद जैद ईंटों की फर्श प्रकट हुई। जयान ने उस पर एक नजर डाली और अनजाने में अपनी बाहें उठाई। उसने दूरी पर बैंगनी कोहरे के बाकी हिस्सों को देखा और पाया कि केवल 3 स्तंभ अभी भी चमक रहे थे। ऐसा लगता था कि 3 अन्य ने उससे एक कदम आगे बढ़ा था। एक पल के विचार के बाद उसने एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला और बैठ गया, अन्य स्तंभों में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए। जैसे ही उसने अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया, उसने इस अवसर का उपयोग ये सोचने के लिए किया कि एल्डर डेविल से मुलाकात होने पर उसे क्या करना चाहिए। वर्तमान में यहाँ कई शक्तिशाली कल्टीवेटर्स एकत्रित थे और उतने ही राक्षस पास में छिपे हुए थे। विशाल पुतले और ट्राइफ्लेम फैन के साथ भी वह एक पल की लापरवाही में अपनी जान खो सकता था। कुछ विचार के बाद जयान ने अपने स्टोरेज थैले को थपथपाया और एक आयताकार ईंट निकाली जो नीली रोशनी से चमक रही थी। यह उस क्रिस्टलीन स्लैब का घटा हुआ रूप था जो उसने पहले पत्थर के स्टेल में पाया था। ये वस्तु बेदाग ढंग से छिपी हुई थी। उसने स्टेल की बहुत देर तक जांच की थी और उसे पता नहीं चला था कि इसके अंदर क्या है। अगर आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन की खजाने खोजने की जन्मजात क्षमता न होती तो वह इसे पूरी तरह से छोड़ देता। क्रिस्टल स्लैब का शरीर काफी अजीब था और स्पष्ट रूप से एक ही प्रकार के अज्ञात पत्थर से बनाया गया था। बिना आध्यात्मिक शक्ति के यह अविश्वसनीय रूप से भारी थी, लेकिन शक्ति के साथ ये पंख की तरह हल्की थी। लेकिन जिस चीज ने उसका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह सतह पर उकेरे गए अज्ञात प्राचीन अक्षर थे। जयान ने अतीत में कई रिकॉर्ड पढ़े थे, लेकिन ये अक्षर ऐसे थे जिनका उसने अभी तक सामना नहीं किया था। फिर भी वह इसकी लकीरों और रूप से पहचान सकता था कि ये उस युग से भी पहले के थे जिसे आमतौर पर प्राचीन काल के रूप में जाना जाता था। ये लगभग एक प्रागैतिहासिक खजाना था। क्रिस्टल ईंट को कुछ देर और जांचने के बाद उसने एक आह भरी और इसे वापस रख दिया। उसी क्षण दूरी से 2 विस्फोटों की आवाजें आईं। 2 और स्तंभ नष्ट हो गए थे। जहां तक आखिरी का सवाल था, ये बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप धूमिल हो गया। बैंगनी कोहरा पूरी तरह से गायब होने के बाद अन्य लोग दृष्टि में आए। ओल्ड डेविल कियान कालवीर का क्रोधित स्वर फिर गूंजा, वे सेक्रेड पॉइजन सेक्ट के एल्डर्स कहाँ हैं? उन्होंने वास्तव में हमें छलकर आगे निकलने की हिम्मत की। जयान ने इधर उधर नजर दौड़ाई और पुष्टि की कि वे सभी गायब हो चुके थे। भटकते कल्टीवेटर्स के समूह के उस बड़े आदमी ने क्रोध से चिल्लाया, सिर्फ वे ही नहीं बल्कि वह बदमाश कैटरविन भी गायब हो गया। मुझे पता था कि वह हमें अंदर आने के लिए उकसाकर हमें ठगने की योजना बना रहा था। बाई याओई ने एक आह भरी और आगे की ओर इशारा किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। हमारे सामने देखो। दूसरों ने इधर उधर देखा और उन्होंने सीढ़ियों के उस दर्जन को खोजा जो सभी अलग अलग दिशाओं में जाते थे। बूढ़े आदमी ने त्योरी चढ़ाई और कहा, ऐसा लगता है कि इन कल्टीवेटर्स ने महसूस किया कि वे खुद का सामना कर सकते हैं और फिसलकर चले गए। कुछ चीजों पर एकाधिकार जमाने का इरादा रखते थे। ओल्ड डेविल कियान ने खुद को तेजी से शांत किया और नाक सिकोड़कर बोला, तो ऐसा ही था। फिर मैं अकेले कार्य करूंगा। जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा उसकी मौत होगी। इसके बाद 5 शैतान धुंधला गए और सीढ़ियों के गंतव्यों को चिन्हित करने वाले जेड टैबलेट के चारों ओर घूमे। उन्हें एक बार पढ़ने के बाद वे एक साथ जुड़ गए और कुनबू हॉल की ओर सीढ़ियों से ऊपर की ओर भाग गए। जब उन्होंने ओल्ड डेविल कियान कालवीर को उड़ते हुए देखा तो चारों भटकते हुए कल्टीवेटर्स के चेहरे पर झटका सा गया और वे आपस में घबराहट के साथ फुसफुसाने लगे। इसी बीच जयांत जायम को बूढ़े आदमी की आवाज संचरण सुनाई दी। ऐसा लगता है कि हमारा गठबंधन अब टूट चुका है। भाई जयान क्या करने की योजना बना रहे हैं? जयान ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और एक पल के लिए सोचने के बाद जवाब भेजा, आगे कई रास्ते हैं और मैं अकेले जाने की योजना बना रहा हूँ। जब तक आप किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं जाते जिनके नाम विशेष रूप से प्रभावशाली हो, दूसरों से मिलने का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। एक पल की चुप्पी के बाद बूढ़े आदमी ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गया। हालांकि मैं अकेले जाने की हिम्मत नहीं करूंगा और फेलो डाउइस्ट बाई के साथ यात्रा करूंगा। सिल्वर विंग नाइट फिएंड या लायन हॉक के खिलाफ किसी भी घातक हमले में बचने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बूढ़े आदमी की कोई शिकायत नहीं थी। आखिरकार इतने सारे लोगों के खजाने की खोज में एक ही रास्ते पर जाने वालों के लिए पर्याप्त नहीं बचेगा। चूंकि जयान की क्षमताएं उनसे कहीं अधिक थीं, उसके लिए अकेले कार्य करना बेहतर था। जब वे ये सोच रहे थे कि क्या करना है तो भटकते कल्टीवेटर्स के समूह के बड़े आदमी ने बगल से पुकारा और चिल्लाया, फेलो डाउइस्ट्स, हम पहले जा रहे हैं। चारों भटकते कल्टीवेटर्स 2 में बंट गए और अलग अलग सीढ़ियों से ऊपर चले गए और कोहरे में ओझल हो गए। जल्द ही बूढ़े आदमी फू और बाई याओई ने चर्चा समाप्त की और जयान को विदा कहा। फिर दोनों ने एक पत्थर की सीढ़ी चुनी और शरीर को हल्का करने की तकनीकों के साथ उस पर तेजी से चढ़ गए। अब जयान पीछे रहने वाला एकमात्र व्यक्ति था।
चारों ओर देखकर और विशाल खालीपन को निरीक्षण करने के बाद वह मुस्कुराया और उसने पत्थर के टैबलेट की ओर नजरें घुमाईं। डेविल सप्रेसिंग पैगोडा और कुनबु हॉल जैसे महत्वपूर्ण नामों वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य रास्तों को शायद ही किसी ने चुना होगा। वह उस पत्थर के टैबलेट के सामने खड़ा हो गया जिस पर प्रत्येक सीढ़ी के गंतव्य के नाम लिखे थे और बड़बड़ाया, ब्राइट माइंड पवेलियन, फॉर्चून क्लाउड हॉल, जेड हुक हॉर्न और स्पिरिट मेटल हॉल। क्या ये सभी स्थान औजारों के शोधन टूल रिफाइनमेंट से संबंधित हैं? हालांकि उसे पता था कि कुनबु हॉल और स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन में महत्वपूर्ण खजाने होने की संभावना थी, लेकिन अन्य शक्तियों के साथ जान जोखिम में डालकर प्रतिस्पर्धा करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि उसने पहले ही नासेंट कल्टिवेटिंग पिल प्राप्त कर ली थी, सबसे सुरक्षित मार्ग अपनाना सबसे अच्छा था। इस मन में उसने महसूस किया कि स्पिरिट मेटल हॉल को संभवतः अकेला छोड़ दिया जाएगा और वह सबसे पीछे की पत्थर की सीढ़ियों पर एक धब्बे की तरह चढ़ गया। उसके गायब होने के बहुत देर नहीं हुआ था कि चौक के बीच से पीली रोशनी चमकी और सिल्वर विंग नाइटफियन, सींग वाली महिला और लानहॉक प्रकट हुए। नाइटफियन ने सीढ़ियों की ओर देखा और धीरे धीरे बोला, हम अपनी भूमि गति तकनीकों अर्थ मूवमेंट टेक्निक्स का उपयोग केवल यहाँ तक ही कर सकते हैं, अन्यथा हम भूमिगत प्रतिबंधों को सक्रिय कर देंगे। अपनी कमर पर हाथ रखते हुए सींग वाली महिला ने उल्लेख किया, यहाँ शेष आध्यात्मिक की के उतार चढ़ाव काफी मजबूत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन कल्टीवेटर्स ने हाल ही में एक जादू गठन को नष्ट किया है। फिर लानहॉक ने 2 दहाड़े मारी और अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ गया और पत्थर के टैबलेट के चारों ओर उड़ने लगा। एक ठहराव के बाद नाइटफियन मुस्कुराया और बोला, तो ये वे स्थान है जहाँ वे कल्टीवेटर्स गए हैं। छी, भाई लानहॉक की सूंघने की क्षमता बहुत तेज है। अच्छा है, वे बिखर गए। इस तरह हमारे प्रतिबंध पदक, रेस्ट्रिक्शन मेडालियंस हथियाना बहुत आसान होगा, सींग वाली महिला ने त्योरी चढ़ाई और चिंतित स्वर में कहा। हालांकि अगर कुनबु हॉल की ओर जाने वाले लोग पर्याप्त सक्षम नहीं हैं, तो हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। नाइटफियन ने नाक से कुड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे मनुष्य असमर्थ हैं, तो हम गुप्त रूप से उनकी मदद करेंगे। जब तक हम उन विशिष्ट प्रतिबंधों को सक्रिय नहीं करते जो हमारे लिए लगाए गए हैं, हमें अन्य प्रतिबंधों को नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए, सींग वाली महिला ने चिल्लाकर कहा। ऐसी स्थिति में चलो देखें कि कौन से कल्टीवेटर्स उस सीढ़ी से चढ़े हैं। भाई नाइटफियन, आपके पास हम में सबसे अच्छी छिपने की तकनीकें हैं, क्या आप हमें छिपाने में मदद कर सकते हैं? जरूर, नाइटफियन ने तुरंत जवाब दिया। अपने पंखों की एक झड़ी के साथ चांदी की धुंध बाहर निकली और उन्हें लपेट लिया। फिर वे जानवर एक चमकदार चमक में गायब हो गए। जब ये सब हो रहा था, कुनबु पहाड़ के आधे रास्ते पर स्थित पत्थर के मंडप के बगल में सफेद प्रकाश की स्क्रीन से एक इंद्रधनुषी मोर प्रकट हुआ। ... अपने पैरों की नोक का उपयोग करते हुए जयान हर उछाल के साथ 10 कदम आगे बढ़ गया। सीढ़ी पर कुछ मोड़ लेने के बाद सफेद जैद चौक जल्दी से दृष्टि से ओझल हो गया। सीढ़ियों के किनारे कुछ विशाल पेड़ थे। चूंकि उसने ऐसे पेड़ पहले नहीं देखे थे, उसने रुचि के साथ उन्हें देखा। वे अनगिनत वर्षों से कुनबु पहाड़ से उग रहे थे। पर्याप्त समय दिए जाने पर सामान्य आध्यात्मिक पेड़ भी उच्च गुणवत्ता वाले शोधन सामग्री बन जाते थे। हालांकि वह ऐसी चीजों के लिए अपनी गति धीमी करने वाला नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसने दूरी में एक बड़ा परिसर देखा। खुशी उसके चेहरे पर छा गई और उसने अपनी गति तेज कर दी। पल भर में वह शीर्ष पर पहुंच गया और फिर रुक गया। सफेद कोहरे की एक स्क्रीन ने उसके सामने का रास्ता रोक रखा था और जब उसने उसके पार देखा तो उसने एक 20 मीटर ऊंची भूरी दीवार पाई जिसने अधिकांश चीजों को दृष्टि से छिपा रखा था और जिस पर स्पिरिट मेटल हॉल का नाम चांदी की शान से लिखा था। हालांकि वह दीवार के ऊपर से एक बड़ी इमारत देख सकता था। जयान ने अपनी तरफ देखा और पाया कि स्क्रीन वास्तव में एक बाधा थी जो पूरे हॉल को ढांपे हुए थी। ऐसा लगता था कि प्राचीन कल्टीवेटर्स ने इसे सील करने से पहले पहाड़ के सभी प्रतिबंधों को सक्रिय कर दिया था। शायद वे एक दिन वापस लौटने की उम्मीद में पहाड़ की रक्षा करना चाहते थे। जैसे जैसे ये विचार उसके दिमाग में चमके, उसने अपनी आस्तीन लहराई और फाटक पर एक सुनहरी धारा छोड़ी। एक अजीब गुंजन के साथ तलवार की रोशनी बाधा में आधा फुट धंस गई और फिर अंततः रुक गई। जल्द ही क्षति से उज्ज्वल प्रकाश निकला और उसने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। जयान ने त्योरी चढ़ाई और प्रकाश बाधा की ओर इशारा किया, अपनी तलवार को तुरंत वापस बुला लिया। चोट जल्दी से ठीक हो गई। ये देखकर कि बाधा लगभग 3 मीटर मोटी थी, वह सोचने लगा कि क्या उसकी तलवारों की संयुक्त शक्ति का भी कोई प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार अगर वह एक ही हमले में गठन को नष्ट नहीं कर सका तो ये किसी भी नुकसान से उबर जाएगा। बेशक अगर उसके पास समय होता तो वह अपने गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स को बाधा की आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे खाने के लिए छोड़ सकता था। उसने अनुमान लगाया कि इसमें कई दिन लगेंगे लेकिन प्रतिबंध नष्ट हो सकता था, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से यह एक अस्वीकार्य परिणाम था।
इस प्रकार उसने तुरंत एक निर्णय लिया और अपने स्टोरेज थैले को थपथपाया और मुट्ठी भर आकार का एक प्रकाश का गोला निकाला। यह उसके चारों ओर एक बार घूमा और एक पंखा प्रकट हुआ जो सुनहरे, चांदी और लाल रंग में चमक रहा था। जैसे ही उसने उसकी ओर इशारा किया, पंखे ने एक फीनिक्स की चीख निकाली और उसकी पकड़ में आ गया। उसने इसे खोला और आग की एक लपट में यह 1 मीटर के आकार तक फैल गया। अब इसे पकड़े हुए उसने अपने सामने प्रकाश बाधा की ओर ठंडी नजरों से देखा और लहराया। इस बार उसने सावधानीपूर्वक उत्पादन को नियंत्रित किया जिससे अग्नि जनित फीनिक्स फिर से प्रकट न हो। इसके बजाय पंखे ने बाधा की ओर 3 रंगों की लपटों की एक धारा छोड़ी जिसने इसे बर्फ की तरह तेजी से पिघला दिया और पल भर में एक बड़ा छेद कर दिया। जैसे ही उसने ये देखा, उसने पंखे को वापस रख लिया और जल्दी से अंदर कूद पड़ा। दीवार अब उसके सामने खड़ी थी। वह घूमा और देखा कि बाधा ने जल्दी से उस छेद को ठीक कर दिया था। जयान ने एक कड़वी मुस्कान हंसी। निकलते समय उसे फिर से परेशान होना पड़ेगा। इस विचार के साथ उसने अपने शरीर के भीतर की जादुई शक्ति की जांच की। हालांकि उसने पंखे को अपनी आधी से भी कम शक्ति का उपयोग करने के लिए नियंत्रित किया था, फिर भी इसने उसकी 1/3 जादुई शक्ति का उपभोग किया था। उसने सिर हिलाया और पत्थर की दीवार के चारों ओर चलने के लिए मुड़ा। उसने जो इमारतें सामने पाईं, वे सभी एक जैसी थीं, 30 मीटर ऊंची और 2 मंजिला। वह बेपरवाही से सबसे नजदीकी में चला गया और पाया कि कुछ फर्नीचर के अलावा ये पूरी तरह से खाली था। ऐसा लगता था कि यह आराम करने की जगह थी। भले ही इस कमरे में कभी प्राचीन कल्टीवेटर्स की व्यक्तिगत वस्तुएं थीं, उन सभी को निकालते समय साफ कर दिया गया था। हालांकि जयान ने पहले से ही इसकी कुछ हद तक उम्मीद की थी, फिर भी वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये देखकर उसने अन्य इमारतों के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं रखी और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वहाँ कुछ भी नहीं था। जब वह कुछ पत्थर की इमारतों को देखने के लिए आगे बढ़ा जो गोदामों जैसी दिखती थीं, तो उसने पाया कि वे भी पूरी तरह से खाली थीं। सभी रैक, टेबल और संदूक पूरी तरह से खाली थे। उसकी उदासी के लिए औजार शोधन का कोई भी निशान नहीं था। लेकिन जब वह इनमें से आखिरी इमारत से बाहर निकला, तो उसने एक पत्थर का हॉल पाया। हॉल केवल 300 मीटर चौड़ा दिखता था, लेकिन ये लाल रंग का था मानो ये पिघला हुआ गर्म हो। स्पिरिट चेंज हॉल। जयान ने उसके फाटक के ऊपर लटके अक्षरों को पढ़ा। हालांकि वह केवल बाहर खड़ा था, लेकिन वह अंदर से निकलने वाली एक परिचित आभा महसूस कर सकता था। उसका दिल बह गया और वह जल्दी से अपने हाथ पीछे किए हुए अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, उसे गरजती बिजली की आवाज सुनाई दी और उसने जल्दी से हॉल के चारों ओर अपनी नजरें घुमाईं। विशाल हॉल के भीतर लाल धुंध उगल रही थी और अग्नि के 12 स्तंभ खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक के चारों ओर एक लाल ड्रैगन, स्कारलेट ड्रैगन, लिपटा हुआ था। वे सभी लाल धुंध की धाराएं निकाल रहे थे, जो केंद्र में स्थित एक विशाल कड़ाही कॉल्ड्रन को पूरी तरह से ढांपे हुए थे। कड़ाही स्वयं 20 मीटर ऊंची थी और साधारण दिखती थी। यह उन सबसे बड़े भट्टियों में से एक थी जिसे उसने कभी देखा था। लेकिन जिस चीज ने जायम को चौंकाया वह ये थी कि लाल धुंध ने इसे लाल कर दिया था, जिससे इसके मूल रंग का पता ही मिट गया था। 100 मीटर दूर से भी वह इसकी ज्वालामुखी जैसी गर्मी महसूस कर सकता था। जब से वह हॉल में प्रवेश कर गया था, उसका मुंह रेत की तरह सूख गया था और उसकी त्वचा ऐसी महसूस हो रही थी मानो जलती हुई सुइयों से हमला किया जा रहा हो। अगर उसकी सुरक्षात्मक रोशनी ने तुरंत उसके चारों ओर एक बाधा, बैरियर नहीं बना लिया होता, तो उसे भारी पीड़ा होती। हालांकि इससे वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसकी नजर अग्नि को पार करते हुए तुरंत कड़ाही पर टिक गई। ये पूरी तरह से शांत थी और बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज कर रही थी। अपने यंत्र परिष्करण टूल रिफाइनमेंट के अनुभव से वह बता सकता था कि यह परिष्करण की प्रक्रिया में थी। अब उसे पता चल गया कि वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। एक हल्की सांस लेते हुए जायन फुर्ती से धाराओं के बीच से निकला और आसानी से वस्तु की ओर बढ़ गया। 20 मीटर दूर उसने अपने कदम धीमे कर दिए और धीरे धीरे इसका चक्कर लगाया, इसकी आश्चर्यजनक अग्निगुण फायर एट्रीब्यूटेड आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए। भले ही अंदर कुछ भी हो, ये निश्चित था कि परिष्करण में बिताए गए वर्षों के कारण इसमें कुछ अज्ञात बदलाव आए होंगे। वह काफी उत्सुक था, लेकिन उसका इरादा इसे लापरवाही से खोलने का नहीं था। इसके चारों ओर दर्जन भर चक्कर लगाने के बाद उसने हॉल के अन्य क्षेत्रों की ओर विचारमग्न होकर देखना शुरू किया। स्तंभों और कड़ाही के असंख्य वर्षों से सक्रिय रहने को देखते हुए एक स्थायी रूप से सक्रिय जादू सरणी स्पेल फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तक वह नियंत्रण तंत्र कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स का पता लगाकर इसे नष्ट नहीं कर देता, लपटें समाप्त हो जाएंगी और उसे खजाना लेने का मौका मिलेगा। चूंकि प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन का उद्देश्य हॉल पर नियंत्रण था, ये थोड़ा भी छिपाया नहीं गया था। कड़ाही पर और ध्यान देते हुए उसने अपना हाथ उठाया और हॉल के एक असाधारण कोने पर 3 मीटर लंबी सुनहरी लकीर छोड़ी।
एक जोरदार धमाके के साथ कोना सुनहरी रोशनी में फट पड़ा और स्तंभ कुछ क्षण के लिए लड़खड़ाए और फिर उनकी धाराएं रुक गईं। जब रोशनी फीकी पड़ी तो 3 मीटर बड़ा छेद दिखाई दिया। उसके चारों ओर कुछ सरनी प्लेट फॉर्मेशन प्लेट के टुकड़े बिखरे हुए थे और एक छोटी सुनहरी तलवार आलस्य से तैर रही थी। जायन मुस्कुराया और हाथ हिलाकर एक झपेट में उड़ने वाली तलवार को अपनी आस्तीन में ले लिया। स्तंभों से पूर्ति न होने के कारण लाल धुंध धीरे धीरे गायब हो गई। उसने तुरंत विशाल कड़ाही पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपना ध्यान जमीन पर केंद्रित किया। उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकी और उसके चेहरे पर आश्चर्य था। जादू की सरनी अब स्थान पर न होने के कारण उसने देखा कि 100 मीटर नीचे लाल रंग का एक द्रव्यमान पड़ा हुआ था। पूरा हॉल भू अग्नि अर्थ फायर के एक विशाल तालाब पर बनाया गया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे इतनी देर तक ऐसा काम जारी रखने में सक्षम थे। अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का उपयोग करते हुए उसने अपनी नजर कड़ाही की ओर मोड़ी और पहले ये देखने का फैसला किया कि इसके अंदर क्या है। वह इससे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। जो कुछ भी अंदर था वह नीचे भू अग्नि के तालाब से भी ज्यादा भयंकर लाल था। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से पहचानने से पहले कड़ाही अचानक कांपने लगी। एक फटने की आवाज के साथ कड़ाही के चारों ओर लाल लपटों की एक परत फिर से भड़क उठी। जायन हैरानी से मुंह खोलकर रह गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर खुशी के भाव आए। अनगिनत वर्षों के परिष्करण से गुजरने के बाद इसने भू अग्नि के सार एसेंस को भयानक स्तर तक अवशोषित कर लिया था, जिससे मूल रूप से एक साधारण जादुई औजार एक महान अग्नि गुण फायर एट्रीब्यूट खजाने में बदल गया। तत्व क्या एलिमेंटल ची के लंबे समय तक संपर्क में रहने से ऐसा प्रभाव पड़ना जाना जाता था, लेकिन ऐसा होना संयोग और सौभाग्य का विषय था। अतीत में कुछ संप्रदायों ने उच्च श्रेणी के खजाने बनाने के प्रयास में इस विधि का उपयोग किया था, लेकिन उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा कि वे इस प्रयास को छोड़ दें। इस विधि में केवल बहुत अधिक समय नहीं लगता था, इसमें कई पीढ़ियों का निरंतर प्रयास लगता था। फिर भी सफलता की संभावना बहुत कम होती थी। सफलता मिलने के बावजूद बिताए गए समय और संसाधनों की तुलना में शक्ति में वृद्धि नगण्य थी। यहाँ कड़ाही के संबंध में उसे विश्वास था कि यह इसे वहाँ रखने वालों का इरादा नहीं था। सबसे अधिक संभावना ये थी कि कड़ाही अपने परिष्करण के एक महत्वपूर्ण चरण में थी और प्रभारी खेतीवर इसे रोकने में असमर्थ थे। कोई बेहतर विकल्प न होने पर उन्होंने जादू सरनी को सक्रिय कर दिया ताकि पहाड़ से निकलने से पहले यह अपना काम जारी रख सके। शायद उनमें यह विचार था कि वे बाद में लौट सकेंगे। बेशक ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। जायन की आंखें भटकती रहीं क्योंकि वह परिस्थितियों के बारे में सोच रहा था। उसी समय बढ़ती तेज गर्मी से खुद को बेहतर ढंग से बचाने के लिए उसके शरीर की रक्षा करने वाली आध्यात्मिक रोशनी चमकने लगी। जल्दी ही उसने अपने भंडारण पाउच स्टोरेज पाउच पर थपथपाया और नीले रंग के सरनी झंडों फॉर्मेशन फ्लैग्स का एक बंडल अपने हाथ में बुला लिया। उसका आकार धुंधला हो गया और झंडे विभिन्न कोनों में जा गिरे। फिर वह कड़ाही के सामने प्रकट हुआ और कई बार जांचने के बाद एक मंत्र इनकैंटेशन बुदबुदाया, जिससे उसके और कड़ाही के चारों ओर नीली रोशनी का एक आवरण बन गया। बर्फ गुण आइस एट्रीब्यूट आवरण के भीतर तपती हवा काफी ठंडी हो गई। इसके अलावा उसने अपनी आत्मा पशु थैली स्पिरिट बीस पाउच को खोला और अपने दर्जन भर 6 पंख वाली फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स 6 विंज फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स को बुला लिया। वे फुर्ती से घूमते हुए अंत में कड़ाही के ऊपर एक साथ इकट्ठे हो गए और धमकी भरे इशारे करते हुए अपनी शक्ति जमा करने लगे। जायन ने ये देखकर राहत महसूस की और अपने हाथों को थपथपाकर उन्हें बैंगनी लपटों पर्पल फ्लेम्स की एक परत से ढांप लिया, इससे पहले कि वह कड़ाही की ओर बढ़े। उसके ऊपर एक विशाल बैंगनी हाथ प्रकट हुआ और उसने बेधड़क इसका ढक्कन पकड़ लिया। ये कांपा और इसके चारों ओर की अग्नि कई गुना ऊंची हो गई। पलक झपकते ही यह एक पक्षी में संघनित हो गई जो बैंगनी हाथ की ओर चली गई। जब वे आपस में टकराए तो एक जिज्ञासु गर्जन की आवाज सुनाई दी और लाल बैंगनी रोशनी एक साथ चमकी। पक्षी ने उस समय के लिए हाथ को रोक दिया। ये देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति आई और उसने एक हल्का आदेश दिया। जब सेंटीपीड्स ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत सफेद क्याची की एक धारा थूक दी, जिसने अग्नि पक्षी कड़ाही और बैंगनी हाथ को एक साथ ढांप लिया। इसी बीच उसने अपने पर्पल एपेक्स फ्लेम्स से बनी मुट्ठी की ओर हाथ उठाया और उस पर एक जादुई मुद्रा स्पेल सील मारा, जिससे इसका आकार दोगुना हो गया। आसपास की हिमीलकारी क्या ग्लेशियर चीक की शक्ति बढ़ने के कारण हाथ अग्नि पक्षी को कुचलने में सक्षम हो गया और कड़ाही को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया। बिना मालिक के ये और कोई प्रतिरोध नहीं कर सका।
एक हल्की धमाके की आवाज के साथ इसका ढक्कन आसानी से 10 मीटर हवा में उड़ गया और भीतर से लाल रोशनी चमकी। जैसे ही जायन ने जांच करने का सोचा, उसने तुरंत एक अप्रिय चीख सुनी, जिसके बाद अंदर से एक लाल रोशनी तेजी से बाहर निकली। ये बहुत तेज गति से हॉल के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच गई, प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाने वाले 2 सेंटीपीड्स के बीच से जबरन गुजरते हुए। एक धप्पे की आवाज के साथ लाल रोशनी नीली रोशनी के आवरण के ऊपरी हिस्से से टकरा गई। मात्र एक पल के ठहराव में उसने जल्दी से एक छेद पिघला दिया। वह बहुत घबरा गया और तुरंत रोशनी को भागने से रोकने के लिए आगे बढ़ा, अपनी उंगलियां हिलाकर पूर्ण सटीकता से उसकी ओर दर्जन भर नीली तलवार की धारें स्वर्ड स्ट्रेक्स छोड़ी। वे सभी सही लगी। हर लहर से लाल रोशनी मंद पड़ती गई और अंत में ये गिरने के कगार पर लहराने लगी। इसे महसूस हो गया कि मामला बिगड़ गया है और ये दूसरी दिशा में कांपने लगी। लेकिन अचानक इसके पीछे से बैंगनी रोशनी चमकी और एक बड़े हाथ ने बिजली की गति से इसे पकड़ लिया। फिर यह अपने कैदी के साथ जायन के पास लौट आया। कड़ाही ने प्रतिरोध की शक्ति खो दी थी। न केवल गर्जना बंद हो गई बल्कि लपटें भी गायब हो गयी। सेंटीपीड की हिमीलकारी क्रिया के साथ ये क्रिस्टलीय बर्फ के एक ब्लॉक में बदल गई। हालांकि जायन उस रोशनी में अधिक रुचि रखता था जिसे उसके बैंगनी हाथ में पकड़ा था। उसने अपने सामने लाई गई वस्तु को घूरा और हैरानी से बड़बड़ाया, महासूर्यसार अग्नि वीक्सुन एसेंस फायर। हालांकि उसने अपने मन में एक मधुर और परिचित आवाज गूंजते हुए भी सुनी, यह महासूर्यसार अग्नि नहीं है, बल्कि इसका समान रूप से प्रसिद्ध समकक्ष महान यिन ट्रू फ्लेम, ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम है। मर्त्य दुनिया की 3 सच्ची आध्यात्मिक लिप्तों में से एक। जायन के हृदय में खुशी का संचार हुआ और उसने शांत भाव से पूछा, सिल्वर मून, क्या तुम जाग गई हो? सिल्वर मून ने धीरे धीरे कहा, मैं उसी समय जाग गई थी जब मास्टर हॉल में प्रवेश कर रहे थे। वर्षों के आराम के बाद भी मैं बमुश्किल अपने आप को संभाल पा रही हूँ। मुझे डर है कि मैं जल्द ही मास्टर की मदद नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंस को कोई नुकसान पहुँचा है? जायन को उसके स्वर से थोड़ा अजीबपन महसूस हुआ और वह बिना चेहरा बनाए नहीं रह सका। एक मजबूत हंसी के साथ सिल्वर मून ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सोते हुए मैंने अपनी यादों का एक हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया है और थोड़ी असहज महसूस कर रही हूँ। जायन ने आश्चर्य से अपनी भुआएं उठाया, तुमने अपनी यादों का एक हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया? सिल्वर मून ने एक लंबी सांस ली और उदास स्वर में समझाया, हाँ, ऐसा लग रहा है मानो यादें किसी और की हों। थोड़ी चुप्पी के बाद जायन ने सांत्वना दी, यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपना अतीत याद आ रहा है। शायद समय के साथ तुम सब कुछ याद कर लोगी। शायद, सिल्वर मून ने धीरे से कहा। अच्छा, तुमने कहा कि यह ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम है, क्या ये सही है? जायन ने तब आश्चर्य से उस छोटे लाल अग्नि पक्षी की ओर देखा जिसे उसने पकड़ा था। पक्षी पूरी तरह से जीवंत और बुद्धिमान प्रतीत हो रही थी। सिल्वर मून ने सावधानी पूर्वक समझाया, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह यिन लपटों का सार यिन फ्लेम एसेंस है। अगर मुझे सही याद है तो ये सच्ची लपट की गेंद इसके अस्तित्व का सबसे निम्न ग्रेड होनी चाहिए, अन्यथा यह मात्र तलवार की ऊर्जा स्वॉर्ड चीक से इतनी आसानी से नीचे गिर नहीं जाती। लेकिन ये भाग्यशाली है कि यह ग्रेटसन एसेंस फ्लेम नहीं था। ये लपट आपके पर्पल एपेक्स फ्लेम्स से काफी कमजोर है क्योंकि यह अभी जीवंत हुई है, लेकिन इसमें अत्यंत शीतलता की क्षमता है। अगर यह ग्रेटसन एसेंस फ्लेम होती तो निम्नतम ग्रेड भी अपनी पूरी क्षमता दिखाकर भागने में सक्षम होता। जब ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम का पोषण किया जाता है तो इसके पास आपके पर्पल एपेक्स फ्लेम से भी अधिक शक्ति होगी। यह मर्त्य दुनिया की 3 सच्ची आध्यात्मिक लपटों में से एक होने के नाते इसके योग्य है। और वे 3 सच्ची आध्यात्मिक लपटें ट्रू स्पिरिट फ्लेम्स क्या हैं? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जायन ने संदेह के साथ अग्नि पक्षी को घूरा। लपट में से वह केवल बुद्धि देख सकता था, इसकी कथित अधिक शक्ति का कोई संकेत नहीं था। सिल्वर मून ने कड़वा हंसी, मैंने तीनों को एक बार देखा है, लेकिन मैं विवरण ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है मेरा दिमाग अभी भी अस्त व्यस्त है। जायन की आंखों में एक चमक आए और उसने विचारपूर्वक कहा, चूंकि यह विचार तुम्हारे मन में पहले से मौजूद था, ये सच होना चाहिए। क्या इस यिन अग्नि को मेरी पर्पल एपेक्स फ्लेम्स के साथ विलय किया जा सकता है? सिल्वर मून ने चेतावनी दी, जबकि यह संभव होना चाहिए, लेकिन ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम के पर्पल एपेक्स फ्लेम्स का उपभोग करना बेहतर होगा। आखिरकार ये पहले से ही बुद्धिमान है और इसे बुझा देना बर्बादी होगी। इसमें प्रतिक्रिया बैकलैश की संभावना भी है। जायन ने सिर हिलाया, यह उचित है, लेकिन इससे पहले मुझे पहले इस सच्ची लपट का परिष्करण रिफाइन करना होगा। चूंकि इसमें बुद्धि का निशान है, इसे परिष्कृत करना अधिक कठिन होगा। सिल्वर मून मुस्कुराए, इसके अलावा अगर मौका मिले तो आपको इस लपट को कुछ ग्रेटसन एसेंस फ्लेम ग्रहण करना चाहिए।
यिन और यांग के अभिसरण कन्वर्जेंस से यह अकल्पनीय शक्ति पैदा करेगी। संभवतः ऐसी शक्ति पहले कभी मर्त्य दुनिया में अस्तित्व में नहीं आई होगी। जायन ने चेहरा तोड़ा और असहाय भाव से कहा, अगर मैं कर सकता तो यह अद्भुत होता, लेकिन मैंने सोल डाइवर्जेंस मोनाक सोल डाइवर्जेंस से सुना है कि यह ऐसी चीज है जो हम जैसे खेती व हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है। फिर कुछ हिचकिचाहट के साथ सिल्वरमून ने संशयपूर्वक सुझाव दिया, लेकिन चूंकि आपके पास ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम है, आप इसका उपयोग दूसरे को पकड़ने के लिए कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति आपस में विरोधी है। जायन ने महसूस किया कि उसका दिल थर्रा गया, लेकिन उसने सिर हिलाया और कहा, आइए इस विषय को बाद के लिए छोड़ दें। आखिरकार मुझे नहीं पता कि मुझे ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम का परिष्करण करने का मौका कब मिलेगा। सिल्वरमून हंसी, मास्टर, इसे संग्रहित करने से पहले लपट को एक प्रतिबंध प्रिस्क्रिप्शन के नीचे रखना कैसा रहेगा? अन्यथा अगर आप लापरवाह हो गए तो ये भाग सकती है। जरूर, जायन हंसा और उसने बैंगनी हाथ को हवा में तैरने दिया। जब यह उसके सिर के ऊपर पहुंचा, तो उसने अपनी उंगली से बिजली की एक चाप उसकी ओर फेंकी। पलक झपकते ही बैंगनी अग्नि में लिपटी लपट चमकदार सुनहरे प्रकाश की एक गेंद में बदल गई। सिल्वरमून ने इसे देखकर हंसी। ये वही विधि थी जिसका उपयोग उसने सेलेस्टियल आइसपर्ल को प्रतिबंधित करने के लिए किया था, लेकिन अपनी वर्तमान खेती के साथ यह अब बहुत अधिक कुशल थी। जल्दी ही उसने एक लाल जेड बॉक्स निकाला और इसे अंदर रख दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपना ध्यान अब जमी हुई कढ़ाई की ओर मोड़ा। जायन ने अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए कहा, ये कहना उचित होगा कि धुएं वाली कढ़ाई से यिन लपट का निकलना बहुत अजीब है। क्या यह मूल रूप से एक चमत्कारिक हिमीरकारी वस्तु थी और यह यिन यांग अभिसरण से पैदा हुई थी? सिल्वरमून ने कुछ नहीं कहा, उसे भी यह काफी अजीब लग रहा था। जायन की आंखें भटकी और वह कढ़ाई की ओर बढ़ गया। अपनी आस्तीन के एक झटके से उसने इस पर बिजली की एक बौछार मारी और इसे सुनहरे जाल में लपेट दिया। फिर गरज की चपेट और बिजली की चमक के साथ जाल कस गया और इसे ढांपने वाली बर्फ को तोड़ दिया। जायन ने अपने सामने की कढ़ाई को शांत भाव से जांचा और फिर धीरे धीरे तैरना शुरू किया जब तक कि वह इससे 3 मीटर ऊपर नहीं पहुंच गया। हालांकि उड़ान भरने से रोकने वाले प्रतिबंध थे, जायन अपनी खेती की ताकत के माध्यम से थोड़े समय के लिए उन्हें मजबूरी से बाईपास करने में सक्षम था। कढ़ाई की लाल रोशनी लंबे समय से गायब थी और इसके आंतरिक हिस्से की स्पष्ट रूप से जांच की जा सकती थी। परिणाम स्वरूप उसका चेहरा बदल गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया। हवा के एक झोंके के साथ चमकती हुई वस्तु भीतर से निकली, हवा में एक बार घूमी और फिर उसकी पकड़ में आ गई। ये किसी प्रकार का मुट्ठी भर आकार का क्रिस्टल था। इसमें गर्म हरियाली वार्म जेड का एहसास था और दबाने पर ये लचीला था। जायन ने चेहरा तोड़ा और बड़बड़ाया, यह क्या है? मास्टर को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चाहे ये कोई भी सामग्री हो, परिष्करण में बिताए हजारों सालों के कारण ये पूरी तरह से कुछ और बदल गया होगा। हालांकि ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम का इस वस्तु से निश्चित रूप से संबंध है, इसलिए ये साधारण नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, जायन मुस्कुराया, जब खाली समय मिलेगा तो मैं इसका ठीक से निरीक्षण करूंगा। जल्दी ही उसके हाथ से प्रकाश चमका और वस्तु को उसके भंडारण पाउच में रख दिया गया। इसके बाद उसने कढ़ाई पर एक और निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि अंदर कुछ और नहीं है, इससे पहले कि वह एक मंत्र मुद्रा बनाए और एक लाल जादुई मुहर स्पेल सीड से इसे मारे। ये तुरंत भारी रूप से कांपने लगी और इसका शरीर चमका क्योंकि यह आकार में तेजी से सिकुड़ गई। पलक झपकते ही जमीन पर आधा फीट लंबी एक छोटी कढ़ाई प्रकट हुई और स्पष्ट और चमकदार घंटियों की एक श्रृंखला छोड़ी। कढ़ाई का ढक्कन अपने आप उड़ गया और आकार में सिकुड़कर अपनी जगह पर वापस आ गया। कढ़ाई के बरकरार होने के साथ घंटियां और भी जोर से बजी मानो ये खुश थी। जब जायन ने कढ़ाई की बुद्धि देखी तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपनी आस्तीन को झटका। नीली धुंध ने कढ़ाई को उसके हाथ में बहा दिया। उसने इसे करीब से देखने के लिए अपनी आंखों के सामने लाया और उसका चेहरा जल्दी ही उत्साह से भर गया। फिर उसने एक मंत्र मुद्रा बनाई और नीली रोशनी की एक चमक के साथ इसके ऊपरी हिस्से को थपथपाया। छोटी कढ़ाई चमकदार लाल हो गई और ढक्कन खुल गया, जिससे मुट्ठी भर आकार के अग्नि पक्षी प्रकट हुए। प्रत्येक बदसूरत और पूरी तरह से लाल था। एक मानसिक आदेश के साथ ये अग्नि उगलने वाले पक्षी पूरे हॉल में उड़ने लगे, बड़ी फुर्ती के साथ इधर उधर बुनते हुए। ये वह भू अग्निसार अर्थ फायर एसेंस था जो कढ़ाई ने अनगिनत वर्षों तक एकत्र किया था। प्रत्येक एक सच्ची अग्नि गुण आत्मा पक्षी ट्रू फायर एट्रीब्यूट स्पिरिट बर्ड से कम नहीं था। जब उसने ये क्षमता देखी तो उसने खुशी के साथ कढ़ाई को संग्रहित कर लिया, क्योंकि उसने युद्ध में उपयोग के लिए एक और विधि प्राप्त कर ली। आखिरकार ट्राइफ्लेम फैन श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक जादुई शक्ति की खपत करता है। वह इसे आसानी से उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था उसने दर्जन भर लाल स्तंभों की ओर देखा और उसका मन बदल गया। अपनी तलवारों को छोड़कर उन सभी को उनके आधार पर काट दिया। फिर उसने उन सभी को अपने भंडारण पाउच में इकट्ठा कर लिया।
हालांकि ये अग्नि ड्रैगन स्तंभ फायर ड्रैगन पिलर्स कड़ाही की तरह से ज्ञात सेंटिएंट नहीं थे, उन्होंने असंख्य धाराओं की भू अग्नि को छोड़ा था। इसके द्वारा एकत्र की गई आश्चर्यजनक मात्रा में अग्निक्रिया को देखते हुए इन जादुई औजारों को असाधारण बना दिया होगा। उसे विश्वास था कि वे सामग्री के रूप में भी मूल्यवान साबित होंगे। जायन ने आखिरी बार हॉल को देखा ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने कुछ नहीं छोड़ा है, और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। हालांकि जायन को और कोई लूट नहीं मिलने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। एक सुदूर क्षेत्र में इतनी बड़ी प्राप्ति करना पहले से ही एक सौभाग्य था। आधे दिन बाद उसने इमारतों में से आखिरी का निरीक्षण समाप्त किया और प्रवेश द्वार पर स्थित पत्थर की दीवार पर लौट आया। उसने सफेद प्रकाश बाधा की ओर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ देखा। चूंकि उसने अपेक्षा से पहले काम पूरा कर लिया था, उसके पास अन्य स्थानों पर नजर डालने का अवसर था, लेकिन इसके साथ जोखिम भी था। कौन जानता था कि ऐसे अन्य लोग भी होंगे जिन्होंने जल्दी काम पूरा किया हो और वही करना चाहते हों। उसे पुराने शैतान की आंख, ओल्ड डेविल की आंख, या यहाँ तक कि सेक्रेड पॉइजन सेक्ट के एल्डर्स से कोई डर नहीं था, लेकिन पहाड़ में प्रवेश करने वाले अग्रदूतों फॉरेनर्स से मिलना बहुत परेशानी का कारण बन सकता था। उसने अनुमान लगाया कि वे उसे देखते ही हमला कर देंगे, लेकिन अगर वह यहाँ कुछ दिनों तक मुहर के स्थिर होने का इंतजार करता तो वह लगभग बिना किसी बाधा के लौट सकता था। हालांकि वह इस विचार के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। इस विचार पर उसकी हंसी छूट गई। क्या दूसरे लोग भी स्पिरिट मेटल हॉल नहीं आएंगे? उसने अनुमान लगाया कि इतने लंबे समय के बाद कुनबू माउंटेन के महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने वालों का सामना पहले के खेती भू से हो चुका होगा, और संभवतः वे पहले ही लड़ाई में शामिल हो चुके होंगे। ऐसी स्थिति में अराजकता का फायदा उठाकर अन्य जगहों पर खोज करना बेहतर नहीं होगा। आखिरकार उसे साधारण स्पिरिट मेटल हॉल में ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम जैसी अद्भुत चीज मिली थी। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ भले ही कई देर नासेंट सोल खेतीबर एक साथ उस पर हमला करें, उसे आसानी से भागने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोचकर उसने बिना देर किए अपना ट्राइफ्लेम फैन निकाला और आसानी से बाधा को भंग कर दिया, फिर सीढ़ी के रास्ते चल पड़ा। ... बड़े सिर वाला संकी व्यक्ति, लार्ज हेडेड एक्सेंट्रिक और एल्डर डेविल अब एक वृद्ध प्रारंभिक नासेंट सोल खेतीबर के साथ वर्तमान में एक बड़े हॉल के अंदर 8 लाल भूतों क्रिम्सन घोस्ट से घिरे हुए थे, जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। ये भूत सभी क्रूर दिखते थे और यिनची का श्वास छोड़ते थे। वे अपने हाथ हिलाते थे और हर दिशा से तीनों की ओर कुछ काली लकीरें छोड़ते थे। इसके अतिरिक्त धूसर यिनक्या की धुंध वर्तमान में उन्हें घेरे हुए थी। लेकिन चाहे यिनक्या कितना भी हिंसक हो और पंजे की लकीरें कितनी भी तेज क्यों न हो, वे उन प्रकाश की बाधाओं को भेदने में असमर्थ थे जो उनकी रक्षा कर रही थीं। तीनों ने हमला करने के लिए अपने खजानों ट्रेजर्स का उपयोग किया, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद इसका बहुत कम असर हुआ। चाहे उन्हें टुकड़ों में कुचल दिया जाए या आधा काट दिया जाए, भूत तुरंत फैलने के बाद फिर से अपना रूप धारण कर लेते थे। वे अमर होने की तरह कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। उसी क्षण बूढ़े आदमी ने अपने हाथ ताली बजाते हुए हवा में उठाया और राक्षसों की ओर लाल अग्नि गोलों की एक स्ट्रिंग छोड़ी, जिससे वे नष्ट हो गए। लेकिन पहले की तरह भूत तुरंत फिर से संघनित हो गए और प्रकाश बाधा की ओर झपट पड़े। बूढ़े आदमी ने चिंतित होकर कहा, सातवें चाचा, 7th अंकल एल्डरहान, यह नहीं चल सकता। उन्होंने अपनी यिनक्या को अनगिनत वर्षों तक पोषित किया है। ये स्पष्ट है कि वे पहले ही यिन सोल कंडेंसेशन स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सामान्य तरीकों से उन्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता। केवल महान यांग खजाने ग्रेट यांग ट्रेजर्स की कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। संकी व्यक्ति ने चिढ़कर नाक भान सिकुड़ी और कहा, यिन सोल कंडेंसेशन स्टेज नहीं, वे केवल एक घोस्ट मोनाक के दोहरे डॉपलगैंगर्स हैं। अगर हम उन सभी को एक साथ नहीं मारते तो वे तुरंत पुनर्गठित हो जाएंगे। मेरे पास ऐसा करने की कोई क्षमता नहीं है। हम केवल उसके वास्तविक शरीर ट्रू बॉडी को खोजने का प्रयास कर सकते हैं। वे सभी दोहरे हैं। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा, बिल्कुल सही। अगर वे यिन सोल कंडेंसेशन में थे तो हम अब तक उनकी शक्ति समाप्त कर चुके होते। ऐसा लगता है कि घोस्ट मोनाक हमें खत्म करने से पहले हमें थकाकर खत्म करने की योजना बना रहा है, एल्डर डेविल ने शांत भाव से कहा। फिर उसने छोटी काली तलवार की ओर इशारा किया और इसे एक भूत को काटने के लिए भेजा। बूढ़े आदमी ने आसपास की धूसर क्या को घूरते हुए कहा, तो ऐसा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15वें भाई ने यहाँ पहली मंजिल पर ब्लैक शैडो स्नेक के कारण अपना शरीर खो दिया। उनकी महान यांग क्षमताएं इन भूतों से निपटने में बहुत उपयोगी होती। संकी व्यक्ति ने एक सांस ली और कहा, वह अपरिहार्य था। कौन सोचता कि एक राक्षस सांप था जो छाया में खुद को छिपा सकता था। जब यंग 15 पर अपनी ही छाया से हमला किया गया तो मेरे लिए भी मदद करना बहुत देर हो चुका था। सांप का जहर इतना भयंकर था कि हमारे पास जो कुछ भी था वह उसके शरीर के सड़ने को नहीं रोक सका।
मेरा मतलब शिकायत करना नहीं था, बस ये डेविल सप्रेसिंग पैगोडा काफी अजीब है। न केवल यह उल्टा बनाया गया है, बल्कि यहाँ कठिन राक्षस भूतों की अनगिनत लहरें हैं। हमने इतना समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन हम केवल 7वीं मंजिल पर हैं। एल्दहान, यहाँ 9 मंजिलें होनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने फिर से हिचकिचाते हुए पूछा, नीचे क्या अन्य राक्षस छिपे हो सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सन की व्यक्ति ने नाक भान सिकुड़ी और चिढ़कर कहा, तुम किस खतरे से डरते हो? यहाँ जितना अधिक खतरा दबाया गया है, उतनी ही अधिक संभावना है कि हमें डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स मिले। आखिरकार प्राचीन खेतीबों के डरावने दुष्टों को रोकने वाली एकमात्र चीज डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स ही हो सकती है। क्या तुम्हें परवाह नहीं है कि कबीले की सैकड़ों साल की महत्वाकांक्षाएं विफलता में खत्म हो जाएं? बूढ़े आदमी ने यह सुनकर स्वीकार किया, 7वें चाचा की आलोचनाएं सही हैं। मैं कायरता दिखा रहा था। उसी क्षण एल्डर डेविल ने अचानक कहा, मुझे घोस्ट मोनार्क मिल गया है। वह कहाँ है? बूढ़े आदमी का उत्साह बढ़ गया। वह जवाब देने ही वाला था, लेकिन अचानक वह चीख पड़ा। जल्दी ही दूरी पर एक बंद धमाका सुनाई दिया। उसके बाद हॉल के प्रवेश द्वार से प्रकाश चमका और 4 आकृतियां प्रकट हुईं। सेक्रेड पॉइजन सेक्ट के एल्डर्स ने भी चीख मारी जब उन्होंने यिनक्या के साथ नाचते हुए भूतों को देखा और उनके द्वारा फंसे 3 लोगों को देखा। चेहरे पर हरे निशान वाला खेतीबा हुआटायांकी बोला, ये येशिंग, तुम जिंदा हो। तो मोहर तोड़ने वाले ये कबीले के लोग थे। जब उसने ये कबीले के 7वें चाचा की पहचान की तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। जब तीनों ने सेक्रेड पॉइजन सेक्ट के एल्डर्स को देखा तो उनके चेहरे बदसूरत हो गए। वे अभी भी भूतों से घिरे हुए थे। सन की व्यक्ति के चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति आई और उसने उदासीनता से कहा, तो आप साथी हुआ हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि सेक्रेड पॉइजन सेक्ट इतनी जल्दी काम करेगा। आप अन्य क्षेत्रों के बजाय डेविल सप्रेसिंग पैगोडा में क्यों आए? हुआटायांकी ने सन की व्यक्ति को आसानी से एक भूत को मारते देखकर ठंडे भाव से कहा, हम आपसे वही सवाल पूछना चाहते हैं। आप कई 100 सालों से नहीं दिखे। उस समय के दौरान जब आपने अपनी मौत का नाटक किया तो आप पहले ही देवनासेन सोल चरण तक पहुंच चुके थे। अगर धर्म और दुष्ट मार्ग को इसका पता चला तो मुझे डर है कि वे चैन से नहीं बैठेंगे। हुआटायांकी ने अपने साथी संप्रदाय के एल्डर की चिंतित आवाज संचरण सुना। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर हुआ, क्या इन लोगों को भी खजाने के बारे में पता है? सेक्रेड पॉइजन सेक्ट के संस्थापक द्वारा छोड़े गए शब्दों के अनुसार डेविल सप्रेसिंग पैगोडा में एक विशाल खजाना था। हालांकि विवरण अस्पष्ट थे, फिर भी चारों ने इसका पीछा करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने पहली कुछ मंजिलों से जल्दबाजी में गुजरा, लेकिन उन्हें पहले ही दूसरों की उपस्थिति का पता चल गया था, जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें विश्वास नहीं था कि पहले का दल इस राक्षस से भरे स्थान पर इतना महत्व देंगे, लेकिन उनका मानना था कि अपनी संख्या के साथ वे उन पर हावी हो जाएंगे। फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी कतारों में एक देवनासेन सोल खेतीबा होगा। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वे भूतों से फंसे हुए थे तो हुआटायांकी बिना किसी संदेह के भाग गए होते। एक देवनासेन सोल खेतीबा के साथ 3 लोगों का समूह उसके 4 लोगों के दल से निपटने की बात नहीं था। उदास अभिव्यक्ति के साथ हुआटायांकी ने जवाब में आवाज संचरण भेजा, मुझे यकीन नहीं है। शायद उनके पास हमारे जितना ही जानकारी थी। ऐसा लगता है कि साथी हुआ जाने का कोई इरादा नहीं रखते। जब सन की व्यक्ति ने ये कहा तो उसकी आंख में एक अशुभ चमक आ गई। जल्दी ही उसने अपना मुंह खोला और एक चांदी की लकीर निकली जो जल्दी ही गायब हो गई। उस अगले क्षण हॉल के एक कोने से चांदी की रोशनी का एक विस्फोट हुआ और एक गर्जना सुनाई दी। वहां एक स्पष्ट धूसर आकृति प्रकट हुई। उसने अपने मुंह से अंगूठे के आकार का धूसर मोती निकालकर चांदी के कांटे को रोका और धक्का दिए जाने पर बुर्राया। नए आए लोग धूसर घोस्ट मोनार्क के प्रकट होने के साथ निष्क्रिय रहे। एल्डर डेविल ने फिर अपनी आस्तीन हिलाई और उसके हाथ में एक पिच काला दर्पण प्रकट हुआ और उसने जल्दी से इसे घोस्ट मोनार्क की ओर इशारा किया। इससे एक काली रोशनी निकली और इसने उनके चारों ओर की सभी भूत प्रतियों को जबरन उठा लिया। उनमें से हर एक ने दर्दनाक चीखें निकाली क्योंकि वे ब्लेड के तूफान की तरह कट गए। घोस्ट मोनार्क के वास्तविक शरीर को चांदी के कांटे द्वारा दबाए जाने के कारण वह अपने आप को बहाल करने में असमर्थ था। हालांकि उन्होंने एल्डर डेविल के दर्पण की कट्टर शक्ति देखकर अपना चेहरा बिगाड़ लिया। हुआटायांकी ने जल्दी से ये कबीले के एल्डर्स की ओर देखा जो यिनचीक में फंसे हुए थे और फिर अपनी नजरें हॉल के दूसरे सिरे पर स्थित निकास द्वार की ओर मोड़ ली। एक दृढ़ स्वर के साथ उसने चिल्लाकर कहा, चलो। उसने अपना हाथ पलटा और एक छोटा हरा झंडा निकाला। एक धुंधले सा दिखते ही पन्ने जैसी रोशनी की एक गेंद तुरंत फट पड़ी और चारों लोगों को अपनी रोशनी में लपेटकर हॉल के दूसरी तरफ ले गई। तुम हिम्मत करते हो? बड़े सिर वाले सन की व्यक्ति लार्ज हेडेड एक्सेंट्रिक ने इसे देखकर क्रोध से चिल्लाया और तुरंत अपने शरीर से अनगिनत पीली तलवार की चमकें येलो स्वर्ड स्ट्रेक्स छोड़ी, जिन्होंने उन्हें घेरे हुए यिनक्या को कुचलकर आजाद होने का प्रयास किया।
सनकी व्यक्ति के दल के भागने के बाद निकास द्वार से अचानक सफेद रोशनी चमकी और चमकती हुई क्रिस्टल की एक सघन दीवार प्रकट हुई। बिना किसी और विचार के उसने अपना हाथ उठाया और दीवार की ओर 10 मीटर लंबी तलवार की रोशनी स्वर्ड लाइट चला दी। परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष की चमक फैली और तलवार की रोशनी निगल ली गई। इसकी जांच करने के बाद आश्चर्यचकित होकर वह गुस्से से चिल्लाया, यह एक एलिमेंटल सैंक्चुअरी वॉल्ट है। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से कहा, सच में? क्या ये बौद्ध सैंक्चुअरी सेक्ट, बुद्धिस्ट सैंक्चुअरी सेक्ट का हस्ताक्षर खजाना नहीं है? यह उनके हाथों में कैसे आया? अच्छा, कहा जाता है कि उनका किसी प्रकार का रिश्ता है। आखिरकार वे दोनों ही क्षेत्र की महान शक्तियां हैं। ये खजाना काफी प्रसिद्ध है। एल्डर डेविल ने अपना चेहरा तोड़ा। सन की व्यक्ति ने पीले चेहरे के साथ दीवार को घूरा और कहा, कितना परेशान करने वाला है। उनके इतनी लापरवाही से कार्य करने से ऐसा लगता है कि सबसे नीचे वास्तव में एक डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर है। एल्डर डेविल ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, भाई ये को इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही हुआ कि वे पहले नीचे गए। खजाना शायद अगली मंजिल पर भी न हो और वहां कैद किए गए राक्षस और भी ज्यादा घातक होंगे। वे आगे भागकर केवल मुसीबत मान रहे हैं। आइए इस घोस्ट मोनाक को सुझाने के बाद दीवार से निपटते हैं। कुछ सोचने के बाद सन की व्यक्ति शांत हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई हान के शब्द उचित हैं। मैं खजाने को लेकर बहुत चिंतित था। ऐसा कहते हुए जब उसने चांदी के कांटे सिल्वर पिचफॉर्क द्वारा दबाए गए घोस्ट मोनाक की ओर ध्यान दिया तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। क्रिस्टल की दीवार के दूसरी तरफ हुआ तियांकी ने एक लंबी सांस ली। उसके साथ ही संप्रदाय के एक एल्डर ने तुरंत शिकायत की, वरिष्ठ मार्शल ब्रदर हुआ, ये बहुत खतरनाक था। हालांकि एलिमेंटल सेंचुअरी वॉल कुछ समय के लिए उन्हें रोक देगी, लेकिन मुझे डर है कि हमने एक बड़ा अपराध कर दिया है। भविष्य में हम उनसे कैसे निपटेंगे? हुआ तियांकी ने अपने भयभीत जूनियर मार्शल ब्रदर की ओर देखा और क्रोध से कहा, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि हम ये कबीले के साथ शांतिपूर्वक से अस्तित्व में रह सकते हैं? ये येशेंग ने बीते समय में 10 महान संप्रदायों 10 ग्रेट सेक्ट से बचने के लिए मौत का नाटक किया था। उन्हें नाराज करने की बात तो छोड़ो, अब जबकि हमारी मुलाकात उनसे हो गई है, वे हमें नहीं छोड़ेंगे। और चूंकि यह खजाना हमारे संप्रदाय के संस्थापक का जुनून था, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पौराणिक डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर होगा। थोड़े खतरे में डरने की क्या बात है? एक अन्य संप्रदाय के एल्डर ने भयभीत होकर पूछा, अगर यह वाकई इतना आसमान के विरोधी हेवन डिफाइंग कुछ है तो हमें जोखिम उठाना पड़ेगा। हालांकि ये येशेंग और अन्य लोग बाहर पहरा दे रहे होंगे। भले ही हम इसे हासिल कर लें, हम कैसे निकलेंगे? हुआ तियांकी हंसा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी योजना के जोखिम उठाऊंगा? यहाँ आने से पहले मैंने पॉइजन ड्रैगन पल्प लाया था। मैं इस मोती को निगल लूंगा और थोड़े समय के लिए एक डेरनासेंट सोल खेतीबा का मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त कर लूंगा। भागने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो वरिष्ठ ने तैयारी कर ली थी। उस स्थिति में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अन्य तीनों राहत महसूस करने लगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जूनियर मार्शल ब्रदर युआन यहाँ नहीं है, तब हमें उनका सामना करने के लिए मोती का उपयोग नहीं करना पड़ता। अचानक अपने जूनियर मार्शल ब्रदर को याद करते हुए उसके चेहरे पर उदासी की रेखा आ गई। एक नजदीकी एल्डर मुस्कुराया और कहा, ऐसा ही है, लेकिन वरिष्ठ मार्शल ब्रदर हुआ ने पहले ही एक संदेश छोड़ा है। हो सकता है कि वह इसी समय आ रहा हो। उस स्थिति में जब हम निकलेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। फिर एक सख्त अभिव्यक्ति के साथ हुआ तियांकी ने गंभीरता से कहा, हर कोई सावधान रहे। 7वीं मंजिल के भूत कठिन थे, 8वीं और 9वीं मंजिल पर वे और भी अधिक भयावह होंगे। हालांकि डेविल सप्रेसेंट पैगोडा अपने नाम का सच साबित कर रहा है। अगर ये कबीले ने हमारे लिए रास्ता साफ न किया होता तो हमें बहुत अधिक शक्ति खर्च करनी पड़ती। अन्य तीनों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। इसके बाद दल और नीचे की ओर बढ़ गया। उन्होंने जो देखा था उसके अनुसार उन्हें 100 मीटर चलने के बाद अगली मंजिल पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन इस बार वे केवल 30 मीटर चले थे कि उनके आसपास की जगह जगमगा उठी और उन्होंने खुद को एक छोटे पत्थर के कमरे के सामने पाया। दीवारें पूरी तरह से खाली थीं, लेकिन जमीन पर 2 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस थे, एक काला और एक सफेद। यह हुआ तियांकी का चेहरा तन गया। अन्य लोग निराशा के साथ एक दूसरे को देखने लगे। वे अंदर चले गए। हुआ तियांकी ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और एक सरसरी नजर डाली। उसने मोटी भौहों वाले एक बूढ़े आदमी की ओर मुड़कर कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर मियाओ, तुम प्राचीन जादू सरणियों में कुशल हो। देखो क्या ये लघु दूरी की टेलीपोर्टेशन सरणी है। समझ गया, बूढ़े आदमी ने तुरंत जवाब दिया। फिर वह उनमें से एक के सामने गया और इसका निरीक्षण शुरू कर दिया। अन्य लोग जिज्ञासावश उसके पीछे चल पड़े। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद बूढ़े आदमी ने पुष्टि की, ये वास्तव में एक लघु दूरी की टेलीपोर्टेशन सरणी है जो 50 किलोमीटर से अधिक नहीं जाएगी।
हुआ तियानकी की आंखों में एक ठंडी चमक आई, तो ये हमें 8वीं मंजिल पर ले जाना चाहिए। हालांकि एक मंजिल के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना काफी असाधारण है। क्या ये सरणियां दोनों तरफ काम करती हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और संदिग्ध भाव से कहा, जरूर। सामान्य लघु दूरी की सरणियां द्विदिशीय बाइडायरेक्शनल होती हैं, लेकिन 2 होना अजीब है। क्या 8वीं मंजिल 2 हिस्सों में बनती हुई है? शायद, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करने के लिए इसका परीक्षण करना होगा। आइए पहले सफेद वाली को लें। दूसरी वाली मुझे भय का एहसास कराती है। हुआ तियानकी फिर बिना हिचकिचाहट के सफेद सरणी की ओर चला गया। जब अन्य तीनों ने काली सरणी की ओर देखा तो उन्हें भी भय का एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से सफेद सरणी की ओर अपना रास्ता बनाया, बस उससे दूर भागने के लिए। हुआ तियानकी के इस पर एक जादुई मुहर स्पेल सीड मारने के बाद सफेद रोशनी चमकी और उसके बाद वे सभी गायब हो गए। एक क्षण बाद उन्हें चक्कर आने जैसा महसूस हुआ और उन्होंने खुद को एक स्वर्ग जैसी जगह पाया। वहाँ सफेद बादलों के साथ नीला आकाश था और उनके चारों ओर सभी प्रकार की आध्यात्मिक पौधे थे। हर सांस के साथ उन्हें आश्चर्यजनक आध्यात्मिक क्या स्पिरिचुअल ची की एक लहर महसूस हुई। लेकिन सबसे अधिक आकर्षक चीज एक छोटा महल था जो सोने और जैद से शाही धन से सजाया गया था। यह एक विशाल जादू सरणी के केंद्र में स्थित था। इसके चारों ओर वेदियां ऑल्टर्स थीं, जिनमें से प्रत्येक पर एक विशाल पत्थर की मूर्ति स्टोन स्टैचू स्थापित थी जो एक विशाल सुनहरा ब्लेड लिए हुए थी। ये मूर्तियां अशोभ्य थीं और एक अवर्णनीय रूप से उग्र आभा रखती थीं और वे सभी केंद्र में स्थित महल की ओर उन्मुख थीं। दृश्य इतना विचित्र था कि हुआ तियानकी खुद को क्या कहे, ये समझ नहीं पाया। ... जायंट वर्तमान में सफेद जेड प्लाजा व्हाइट जेड प्लाजा में खड़ा था। खेतीबों के एक समूह का सामना कर रहा था जो उसे अटूट दुर्भावना के साथ घूर रहे थे। शायद स्पिरिट मेटल हॉल में ही रहना सही विकल्प होता, उसने सोचा, या अगर उसने खुद को एक क्षण के लिए रोक दिया होता तो उसे इतना गर्मजोशी भरा स्वागत न मिलता। जैसे ही वह लौटा और दूसरी सीढ़ी लेने का सोचा, पेड़ों के समूह से प्लाजा के किनारे पर लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। सीढ़ी से ऊपर जाने के बजाय उन्होंने खुद को पास में छिपा लिया था। चूंकि क्षेत्र में आध्यात्मिक इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंस प्रतिबंधित थी, वह उन्हें पहचान नहीं सका और उनके जाल में फंस गया। एक सुंदर सफेद वस्त्र पहने हुए महिला ठंडे भाव से जायन को घूर रही थी। अपने दांतों के बीच से कहते हुए उसने कहा, साथी जायन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको यहाँ देखूंगी। आपको ढूंढना काफी मुश्किल रहा है। उसके बगल में खड़ा व्यक्ति किसी को जानता था, एक सफेद वस्त्र पहने हुए युवक। जहाँ तक उसके 3 अन्य साथियों का सवाल था, वे गेटियनहाव और 2 काले वस्त्र पहने हुए बूढ़े आदमी थे। उन्होंने उसे एक अर्धवृत्त में घेर लिया और पहाड़ से नीचे जाने वाले रास्ते को रोक दिया, डरते हुए कि वह कहीं भाग न जाए। जायन ने एक सांस ली। उसने उस पहचान उपकरण डिटेक्शन टूल को याद किया जो उसने विशेष रूप से उससे बचने के लिए बनाया था, लेकिन अब जब कई साल बीत चुके थे, यह अपनी प्रभावशीलता खो चुका था। अगर 2 साल पहले उनका सामना होता तो बात बिल्कुल अलग होती। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं संत सेंटेस को यहाँ पाऊंगा। ये वास्तव में एक भाग्यशाली मुलाकात है। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ उसने एंडलेस काइसेंटेस लिन यिनपिंग को प्रणाम किया और फिर सफेद वस्त्र वाले युवक की ओर सिर घुमाया। और आप एक ग्रैंड इमोर्टल होंगे, मैं सम्मानित हूँ। जायन के मन में ये व्यक्ति उनमें सबसे बड़ा खतरा था, एक देर नासेंसोल खेतीबा। हालांकि वह घिरा हुआ था, उसका अधिकांश ध्यान इसी व्यक्ति पर केंद्रित था। ग्रैंड इमोर्टल जू ने भावशून्य अभिव्यक्ति के साथ जायन की जांच की और बड़ी सोच समझकर बोला, मैं वास्तव में सोरिंग ट्राइब के 4 ग्रैंड इमोर्टल्स में से एक हूँ। मैंने आपको केवल दूर से देखा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके मन में मेरे साथ बयान कंपेयर पॉइंटर्स करने की इच्छा नहीं थी। क्या आप अब ऐसा करने के लिए फ्री हैं? अगर ऐसा है तो मैं भाईशु के साथ अभ्यास करने के लिए सम्मानित होऊंगा। लेकिन अभी जायन ने गेटियनहाव और अन्य लोगों की ओर देखा और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सफेद वस्त्र धारण किए हुए युवक ग्रैंड इमोर्टल जू अपनी शांति बनाए रखा और ठंडे स्वर में बोला, ओह भाई जायन के स्वर से लगता है कि आप काफी आत्मविश्वासी हैं। मैंने सुना है कि आपने मध्यनासेन सोल चरण के शिखर पर मौजूद यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एक एल्डर को मार दिया था। क्या ये सच है? जब यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एल्डर्स ने ये सुना तो उनकी अभिव्यक्तियां बदल गईं। जायन ने अपने होठ सिकुड़े और कहा, और क्या कहना है? मैंने दक्षिणी आकाश में एक यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एल्डर को मारा था। क्या साथी शू उनके संप्रदाय की ओर से कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? थोड़ी देर उसे घूरने के बाद इमोर्टल शू ने कहा, अपने खेती स्तर के शिखर पर किसी को मारने के लिए आपकी क्षमताएं साधारण होनी चाहिए थी। अगर हमारे बीच इतनी गहरी दुश्मनी न होती तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता था। मैंने सुना है कि आपने एक अजीब कड़ाही कॉल्ड्रन का उपयोग करके हमारे पवित्र जानवर के दोहरे डॉपलगैंगर और हमारी विरासत की कड़ाही को हथिया लिया था।
जब तक आप अपनी कड़ाही मुझे सौंप देते हैं, मैं आप और हमारे मंदिर के बीच के रिश्तों को सुधारने को तैयार हूँ। बेशक, अगर आप घोस्ट शिफ्टिंग बैनर वापस करने पर भी सहमत हो जाते हैं, तो मैं किसी भी रंजिश को खत्म करने को तैयार हूँ। आप क्या सोचते हैं भाई शू, आप क्या कर रहे हैं? वह जैसे ही लिन यिनपिंग कुछ और कहने वाली थी, सफेद वस्त्र वाले युवक ने हाथ हिलाकर उसे रोका और कहा, संत सेंटेस को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। यह मेरा निर्णय है। गेत्यानहाओ और उसके साथी एल्डर्स ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा और चुप रह गए। जब उसने उन्हें हेवन वॉइड कॉल्ड्रन का जिक्र करते सुना, तो जायन ने बिना किसी विचार के इनकार कर दिया। मैं अपनी कड़ाही सौंपने का विचार भी नहीं कर सकता। आप आक्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं। चूंकि साथी जायन ने मेरी दयालुता को ठुकरा दिया है, तो मुझे निर्दयी होने पर दोष न दें। ग्रैंड इमोर्टल शू के चेहरे पर एक आत्मसमर्पण का भाव आया और उसने उदासीनता से अपनी आस्तीन हिलाई और अचानक उसके हाथ में एक हरा जेड सेप्टर प्रकट हो गया। राजदन को एक लहराने पर ये हरी रोशनी से चमक उठा और उसने दृढ़ता से उसे घूरा। जायन ने जवाब में एक हाथ की मुद्रा बनाई और उसकी पीठ से अचानक गर्जना सुनाई दी और फिर चांदी के पंखों सिल्वर विंग्स का एक जोड़ा प्रकट हुआ। फिर अपनी कलाई के एक झटके से उसके हाथ में एक पंख वाला पंखा फेदर फैन प्रकट हुआ, जो सुनहरी, चांदी और लाल रोशनी से चमक रहा था। इतने सारे विरोधियों का सामना करते हुए जायन पीछे नहीं हट सकता था और उसे शुरू से ही अपने सबसे शक्तिशाली खजाने का उपयोग करना होगा। ग्रैंड इमोर्टल शू ने लगभग तुरंत देख लिया कि पंखा असाधारण था। इसका भयानक आध्यात्मिक दबाव, स्पिरिचुअल प्रेशर अकेले ही उसका चेहरा ढहने का कारण बन गया। गेत्यानहाओ ने भी देखा कि पंखा कुछ भव्य था और जल्दबाजी में बोला, साथी शू, आइए एक साथ हमला करें और उसे पकड़ लें। इसके बाद उसने ग्रैंड इमोर्टल शू से जवाब का इंतजार किए बिना अपने दो साथी संप्रदाय के एल्डर्स की ओर इशारा किया और तीनों ने अपने खुद के खजानों को बाहर निकाल कर तैयार हो गए। दो अजीब आकार की उड़ने वाली तलवारें और एक हड्डी का साबर, बोन सेबर, जो लपटों के साथ टिमटिमा रहा था। अपनी अभिव्यक्ति बदलते हुए लिन यिनपिंग ने अपनी आस्तीन लहराया और अपने हाथ में एक कपड़े को बुलाया जिस पर चांदी के सिल्क का बैनर कड़ा हुआ था। ग्रैंड इमोर्टल शू ने ये देखकर अपना चेहरा तोड़ा और चुपचाप जायन के ट्रिफ्लेम फैन को घूरता रहा। पलक झपकते ही पांचों ने एक संयुक्त हमले के लिए तैयारी कर ली थी। हालांकि जायन अपनी बिना बोली बात के खींचने वाला नहीं था। एक गरज की आवाज के साथ वह चांदी की एक चमक में गायब हो गया और 30 मीटर से अधिक दूर एक सीढ़ी पर फिर से प्रकट हो गया। जब उन्होंने ये देखा तो यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एल्डर्स तुरंत दो नीली धाराओं और एक हरी धारा के रूप में निकल पड़े उनके पीछे। लिन यिनपिंग से निकली चांदी के धागों, सिल्वर थ्रेड्स का एक झुरमुट था जो हवा को भर रहा था। हालांकि ग्रैंड इमोर्टल शू उनसे पहले था। उसके कपड़े शांति से लहराए क्योंकि वह 30 मीटर से अधिक आगे प्रकट हुआ। जायन की बिजली की गति से कोई कम नहीं। उसके हाथ में जेड राजदन धुंधला गया और हरी चमक की एक चमक के साथ एक अज्ञात जानवर प्रकट हुआ जिसका सिर घोड़े जैसा और शरीर सांप जैसा था। जायन ने एक सांस ली और उसकी अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई क्योंकि उसने पंखे को उनकी ओर लहराया। एक शाही चीख आसमान में गूंजी और सुनहरे, चांदी और लाल रंग के फैलाव के साथ पंखे से एक फीनिक्स प्रकट हुआ। उसने अपने पंख खोले और भयंकरता से आगे की ओर झपटा। एक विशाल विस्फोट हुआ। 3 रंगों के तांत्रिक अक्षरों टैलिस्मैन कैरेक्टर्स का एक चमकदार प्रभामंडल प्रकट हुआ जिसने प्लाजा को मन प्रकाश और विशाल दमनकारी दबाव से भर दिया। इसके सामने ग्रैंड इमोर्टल शू ने बड़बड़ाया, अच्छा नहीं, और फिर अपने सामने राजदन को लहराया। वह विचित्र प्राणी तुरंत बाहर निकला और उसके चारों ओर घूमकर एक हरी बाधा, ग्रीन बैरियर पैदा कर दी। 2 उड़ने वाली तलवारें और हड्डी का साबर बहुत धीमे थे और प्रभामंडल में खींच लिए गए। लिन यिनपिंग ने अपने कढ़ाई वाले कपड़े से जारी चांदी के धागों का घना बहिराज संपर्क में आते ही बंद हो गया। हालांकि प्रभामंडल वहीं नहीं रुका। ये केवल एक पल के लिए पीछे हटा और फिर एक पल में हिंसक रूप से फैल गया। अपनी चमकदार चमक में प्लाजा के लगभग आधे हिस्से को तोड़ दिया और फिर सफेद जेड पत्थर को पिघला दिया। इतनी शक्ति और आभा का वर्णन केवल विश्व विनाशकारी, वर्ल्ड शैटरिंग के रूप में किया जा सकता था। जायन ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका यहाँ और रहने का कोई इरादा नहीं था। अपने पंखों के एक झपेट के साथ वह चांदी की बिजली की कई चमकों में सीढ़ी से ऊपर की ओर चला गया। रास्ते में उसने एक छोटी बोतल निकाली और अपने मुंह में मिरियड स्पिरिट मिल्क की एक बूंद डाल ली। हालांकि ट्राइफ्लेम फैन की शक्ति आश्चर्यजनक थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि एक ही झपेट उन सभी का सफाया कर सकती है। उसने अनुमान लगाया कि वह उन्हें ज्यादा से ज्यादा अनभिज्ञ पकड़ेगा और उन्हें थोड़ा कष्ट देगा। चूंकि उसकी संख्या उससे अधिक थी, उसने फिलहाल उनसे बचने की योजना बनाई थी। ये संयोग से हुआ कि जायन के सबसे करीबी सीढ़ी कुनबु हॉल की ओर जाने वाली सीढ़ी थी। उसे इस बात से थोड़ा आशंका थी, लेकिन ज्यादा विकल्प नहीं था।
हालांकि पुराना शैतान कियान ओल्ड डेविल कियान उसके सामने था, लेकिन जब तक वह पहाड़ के प्रतिबंधों, रिस्ट्रिक्शंस और विशेषताओं का समर्थन प्राप्त करता, उसे अपने पीछा करने वालों से छुटकारा पाने में सक्षम होना चाहिए। फिर वह जल्दी से सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंच गया। ... विशाल त्रिरंगा प्रभामंडल केवल एक क्षण के लिए रहा और फिर पूरी तरह से फीका पड़ गया। समूह को सभी प्लाजा के किनारों पर धकेल दिया गया था और वे खराब हालत में थे। गेतियानहाउ विशेष रूप से एक दयनीय दृश्य के लिए बना। हालांकि हड्डी का साबर उसका बंधित जादुई खजाना नहीं था, उसने इसे परिष्कृत करने में बहुत प्रयास किया था और यह उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय से जुड़ा हुआ था। परिणाम स्वरूप साबर के नष्ट होने पर उसकी आत्मा घायल हो गई, भले ही वह प्रभामंडल के प्रभाव की सीमा से ज्यादातर बचने में कामयाब रहा। लेकिन तब भी उस शक्ति ने उसे अपने साथ घसीटा और तुरंत उसकी सुरक्षात्मक रोशनी को तितर-बितर कर दिया, उसकी बाह को काला कर दिया। जहां तक उसके साथी संप्रदाय के एल्डर्स का सवाल था, वे थोड़ा बेहतर थे। जब उन्होंने देखा कि मामला बिगड़ गया है, तो उन्होंने जल्दी से अपनी उड़ने वाली तलवारों के साथ अपना मानसिक संबंध काट लिया। इस तरह जली हुई बालों और कपड़ों के अलावा वे हमले से पूरी तरह से सुरक्षित थे। लिंजिनपिंग सबसे दूर खड़ी थी और उसके कढ़ाई वाले कपड़े को आध्यात्मिक क्या की हानि के अलावा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके सामने एक बड़ी काली ढाल प्रकट हो गई थी, जिसने उसे पूरी तरह से दृश्य से अलग कर दिया। ग्रैंड इम्मोर्टल शू के संबंध में वह सबसे करीब था, लेकिन उसके हरे राजदन ने जो बाधा बनाई थी, वह उसे विस्फोट से बिना किसी नुकसान के बचाने में सक्षम थी। हालांकि युवक एक बदसूरत अभिव्यक्ति पहने हुए था, क्योंकि वह उस अव्यवस्था को देख रहा था जिसे वह कसकर पकड़े हुए था। खजाना टूटा हुआ था और एक स्पष्ट रिंग निकाला और फिर चमकदार टुकड़ों में टूट गया। राजदंड अपनी वास्तविक शक्ति दिखाने से पहले त्रिरंगा प्रभामंडल द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह पंखा क्या था? क्या यह एक डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर था? गेतियानहाउ ने गुस्से और घबराहट के साथ बोलते हुए अपने घायल हाथ पर एक मरहम लगाया। जहां तक दो बूढ़े काले वस्त्र पहने हुए आदमियों का सवाल था, उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। ग्रैंड इम्मोर्टल शू ने एक धुंधली अभिव्यक्ति के साथ दूर की सीढ़ी को घूरा और बोला, मुझे डर है कि अगर यह होता तो तुम जीवित नहीं बचते। यह एक प्रतिकृति रेप्लिका होना चाहिए। उसके हाथ में उस खजाने के साथ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हमारा सामना करते समय इतना शांत था। गेतियानहाउ ने आश्चर्य से कहा, वह एक प्रतिकृति की शक्ति थी। ग्रैंड इम्मोर्टल शू ने पूछा, इसमें क्या अजीब बात है? यह अपेक्षित होना चाहिए। एक काले वस्त्र वाले बूढ़े आदमी ने डोलती आंखों से कहा, इतना शक्तिशाली खजाने के साथ वह हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक परेशानी का कारण बनेगा। क्या हमें पीछा जारी रखना चाहिए? ये स्पष्ट था कि पंखे की शक्ति ने उसे हिला दिया था। ग्रैंड इम्मोर्टल शू ने शांत भाव से जवाब दिया, साथ ही खेती पर आराम करें। पंखा जितना शक्तिशाली है, इसे महत्वपूर्ण मात्रा में जादुई शक्ति मैजिक पावर की खपत होगी, इसीलिए वह भाग गया। जब तक हम उसके जादुई शक्ति के ठीक होने से पहले पीछा करते हैं, वह इसे फिर से उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। उसे मारने का यह एक बेहतरीन मौका है। फिर उसने अपनी कमर पर एक पाउच थपथपाया और अगर वह भाग गया तो परेशानी का कोई अंत नहीं होगा। फिर उसने इंद्रधनुषी मोड़ के करीब से उड़ते हुए मार्गदर्शन किया।